दिल थाम कर बैठिए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएनपी न्यूज और जन आवाज की टीम आपके लिए लेकर आई है अब तक के बिहार के सियासी इतिहास का सबसे भरोसेमंद और सटीक ओपिनियन पोल। लेकिन आपको यह बता दें कि पिछले 5 महीनों में हमारी टीम ने 15,000 किलोमीटर की यात्रा तय की है और इस दौरान 243 विधानसभाओं में जनता की राय जानी। इसके बाद जन आवाज की टीम ने 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल भी तैयार किया है। आपको बता दें कि सर्वे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किए गए अध्ययन पर आधारित है और इसमें 1,45,900 लोगों की सीधी बातचीत इसमें रिकॉर्ड की गई और उसमें उसको दर्ज किया गया। ओपिनियन पोल के नतीजे बेहद चौंकाने वाले सामने आए हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि जनता का मिजाज अगले 2 घंटे में हम आपको बताने वाले हैं। पोल के अंत में यह तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि बिहार के मतदाता के मन में क्या चल रहा है। आइए अब बात करते हैं सबसे पहले सवाल की जो जनता से पूछा गया और उसमें यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर जनता के मन में क्या है। तो सबसे पहले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और ये पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता ने इस सवाल का जवाब क्या दिया। पहला सवाल पूछा गया था जनता से कि महिला वोटरों के लिए रोजगार योजना से एनडीए को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें 48.5% महिलाओं ने कहा है कि हां, इसका सीधा फायदा मिल सकता है। इसके बाद 32.8% महिलाओं ने कहा कि इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि इसका सीधा लाभ हम तक नहीं पहुंचा। साथ ही 18.7% ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने ये कहा कि इसमें हम अभी निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकते हैं और साथ ही तमाम ऐसे पुरुष मतदाता भी थे जो इस योजना को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो 48% लोगों ने इसमें यह माना है कि इसमें सीधा लाभ हमको यहां पर मिल सकता है और इससे हो सकता है कि एनडीए को फायदा मिले, जो कि एक तरह से चुनाव में गेंद की तरफ एनडीए के लिए एक सकारात्मक इशारा कहा जा सकता है। अब अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न जब पूछा गया फ्रीबीज से जुड़ा हुआ तो उसमें चुनाव से पहले फ्रीबीज की घोषणाओं का कितना असर पड़ेगा। इसमें 35.5% लोगों ने कहा कि हां, इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा 36.2% लोगों का यह मानना था कि इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा और 28.3% ऐसे मतदाता थे इसमें जिनका यह सीधे तौर पर कहना था कि अभी हम साफ तौर पर कुछ कह नहीं सकते हैं, इसके बारे में हमको अभी सोचना पड़ेगा या फिर जब चुनाव और नजदीक आ जाएंगे तब शायद हम इसके बारे में साफ तौर पर बता पाएंगे। तो एक तरह से ये 36.2% के साथ बहुत ही ज्यादा नकारात्मक एक सर्वे कहा जा सकता है कि फ्रीबीज की घोषणाओं का कोई सीधा असर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जनता अब इस पूरे जाल को धीरे धीरे समझने लगी है। अब अगर बात हम तीसरे सवाल की करें तो तीसरे सवाल में जनता से पूछा गया कि राहुल तेजस्वी की अधिकार यात्रा से महागठबंधन को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसमें 46.7% लोगों ने कहा कि हां, इसका फायदा मिलेगा, लेकिन 37.9% लोगों ने कहा कि इसका सीधा फायदा नहीं। ऐसे लोग थे जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी हम साफ नहीं बता सकते हैं, चुनाव तब हम अपनी राय को स्पष्ट करेंगे क्योंकि अभी साफ तौर पर यह नहीं बता सकते हैं कि आखिर महागठबंधन को इससे कितना फायदा मिल सकता है। लेकिन 50% से बस थोड़ा सा कम 46.7% लोगों ने कहा है कि राहुल तेजस्वी की अधिकार यात्रा से महागठबंधन को सीधा फायदा मिलने वाला है। अब हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान भी यहां पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ चंद्रभूषण हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चंद्रभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। अविनाश पासवान जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता जेडीयू के तौर पर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। आरजू खान मेरे साथ होंगे, आरजेडी के यहां पर पक्ष रखेंगे। यहां पर आरजू जी, आपका बहुत स्वागत है। सोनाली आनंद मेरे साथ होंगी, प्रवक्ता जनसुराज के तौर पर। सोनाली जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही भूपेंद्र यादव मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, जो निश्चित तौर पर यह बताएंगे कि आखिर इसमें डबल इंजन की सरकार को कितना फायदा पाते हुए देख पा रहे हैं, क्योंकि जनता ने यहां पर मिला जुला रिएक्शन दिया है। सबसे पहले आरजू जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए तो जो अधिकार यात्रा थी उसका फायदा मिलता हुआ महागठबंधन को सीधे तौर पर दिख रहा है और जनता ने स्वीकार किया है। कितने उत्साहित हैं आप इसको देखकर और आपको क्या लगता है कि क्या इस बार मेहनत रंग लाने वाली है? देखिए, हम यकीन करते हैं अपने मेहनत पर और जो 14 करोड़ बिहारी हैं उनके अपनी मेहनत से वो कितना हमको सफलता देते हैं, हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। रही बात, ये आपका ये आपका सर्वे है, चलिए जो भी है वो बेहतर है। इसको अब अभी मारने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता का जनादेश जो है वो स्पष्ट 14 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने क्या कहा है। दूसरी बात की सबसे जो अहम बात थी, आपने कहा एसआईआर से आपको फायदा होगा। मैं आपको यकीन के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि एसआईआर हमारे फायदे के लिए या नुकसान के लिए नहीं था, बिहार प्रदेश के जो नागरिक है उनके लिए था। एसआईआर हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। एसआईआर बल्कि जिसको हम बिहार प्रदेश में कहते हैं कि छोट का अधिकार, मतलब वोट का अधिकार, ये उन छोटे लोगों के अधिकार से हम इसको जोड़ते थे क्योंकि हम जानते थे कि अगर आपका
आपको अगर वंचित कर दिया जाएगा वोट देने से, अगर आपका नाम नहीं रहेगा वोटर लिस्ट में, तो आपको हर अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। मुद्दा जो है हमारा स्पष्ट है बिहार प्रदेश में कि 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है बिहार प्रदेश में। उसके बाद भी अगर हर भारत सरकार के डेटे में पिछड़ेपन में बिहार नंबर 1 है, तो इसका आखिर में क्रेडिट कौन लेगा? लेना चाहिए उसको जो 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है। हम कहते हैं कि आज 20 सालों के बाद भी 2005 के बाद जो 2005 ये कहते हैं कि लालू राज में ऐसे ऐसे होता था, एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश होती है। हम कहते हैं 20 सालों के बाद भी अगर 2023 तक का डेटा हमारे पास है और बिहार में सबसे ज्यादा अगर पलायन है, हाँ। तो इसका कौन जिम्मेदार कौन होगा? इसका क्रेडिट कौन लेगा? हम कहते हैं कि अगर बिहार पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उनमें शिक्षा में नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा बच्चा हाई स्कूल तक जाते जाते अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, ड्रॉप आउट कर देता है, और यहाँ सबसे लेट लतीफ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है उसको उसका सर्टिफिकेट मिलता है, तो इसका क्रेडिट आखिर में कौन लेगा? यहाँ अगर पुलिया को निर्माण में अगर 13 पुल गिर जाते हैं, उसके अलावा एक ही पुल 10 सालों में 3 बार गिर चुका, 50,000 करोड़ की लागत से अभी भी निर्माणाधीन है, तो आखिर में उसका क्रेडिट कौन लेगा? हम कहते हैं कि इस बिहार प्रदेश में शराब बंदी है, लेकिन पूर्ण तरीके से बंद नहीं है। लगातार शराब आपको देखे होंगे कि 3 लाख लोग जो SC ST वर्ग के आते हैं, जो कि SC ST वर्ग का आने वाला बच्चा वो जेल की सलाखों के पीछे है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तो आखिर में इसको डिलीवरी करवा कौन रहा है? इसके पीछे क्रेडिट कौन लेगा? ये सारी चीजें हैं हमारी, और हम बिहार के नीति आयोग की रिपोर्ट पे आ जा रहे हैं। देश की नीति आयोग की रिपोर्ट पे छोटा सा बस कंक्लूड करके खत्म करूंगा। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार प्रदेश में निवेश ही नहीं है, जो कि भारत सरकार का डेटा है। भारत सरकार का डेटा कहता है नीति आयोग की रिपोर्ट में कि 85 लाख लोगों की आमदनी जो है 5,000 रुपए से महीने कम है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस के साथ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही इस पे होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखिए सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए हम छोटे छोटे रिएक्शन लेंगे। अविनाश जी, अब देखिए सीधी टक्कर आरजेडी से आपकी बिहार में देखने को मिल रही है, और काफी ज्यादा आंकड़े आरजेडी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको इससे थोड़ी चिंता हो रही है कि नहीं, जनता के बीच में आप थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी चुनाव के समय? अविनाश जी। जी 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 आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी मेहनत आज से नहीं, बल्कि 2005 से, जब से एनडीए की सरकार आई है बिहार प्रदेश में, तब से लेके आज तक हम लगातार बिहारियों के लिए और बिहार के महिलाओं के लिए खास करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम 2005 से लेके आज तक लगातार मेहनत करते जा रहे हैं, ताकि बिहारी शब्द जो एक गाली बन के रह गई थी, और ये सब हम जानते हैं, उस पीरियड को बार बार कहने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारा जो जीडीपी दर था वो नेगेटिव में चला गया था, उसको हम लेकर आए हैं डबल डिजिट में आज। उस पीरियड को कंटिन्यू करने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए जो पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं, बिहार की जनता ने पिछले 20 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को विश्वास दिलाया, विश्वास देकर उनको हमेशा सत्ता में रखा है, ताकि जो ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का दर है, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का जो ये एजेंडा है अब जो हम लेकर चल रहे हैं, वो कंटिन्यू रहे, बीच में टूटे ना। अगर ये टूट जाता है तो जनता को पता है कि हम कहाँ वापस चले जाने वाले हैं। हम उसी युग में चले जाने वाले हैं जहाँ पे कि फोर्सफुली हमें बिहार स्टेट को छोड़ के बाहर जाना पड़ता था। क्यों जाना पड़ता था? एक्चुअली सही मायने में वो पलायन था। पलायन आज जो है वो प्रवास है। प्रवास क्या होता है आप हम सब समझते हैं। हाँ, इस पर तो एक दिन बहस हो चुकी है भाई, शनिवार को इस पर चर्चा हो चुकी है। हाँ जी हाँ। पहले भी तो जो हमारे आंकड़े हैं, जो नीति आयोग की बातें हो रही थी, देखिए जो हमने जो प्रोग्रेस किया है, और कंटिन्यूअस जो डबल इंजन की सरकार है जो इसने प्रोग्रेस किया है, हमें पता है कि लिटरेसी 1990 से 2005 के बीच में और 2005 से 2025 के बीच वाला जो पीरियड है, जो मैं बार बार आंकड़ों की, क्योंकि आज बात हुई तो दोबारा मैं दोहराना ठीक समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने ठीक है, मतलब आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि नहीं, जो सरकार ने काम किया है उस काम के आधार पर आपको वोट मिल ही जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर चंद्रभूषण जी हैं। चंद्रभूषण जी, कांग्रेस ने जो यात्रा निकाली थी उस यात्रा के बाद आपके गठबंधन को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आप अब इससे उत्साहित हैं और आपको लग रहा है कि चुनाव के समय इसमें और ज्यादा अगर कुछ यात्राएं की जाएं तो निश्चित तौर पर फायदा और होगा?
आपका फोन शायद म्यूट है, आपका फोन शायद म्यूट है। ठीक है, आपसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा। मेरे साथ भूपेंद्र जी यहाँ पर लगातार जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार पर सबसे ज्यादा सवाल आरजेडी ने भी खड़े किए और कांग्रेस ने भी खड़े किए, और साथ ही जनता ने भी मिला जुला रिएक्शन इसको लेकर दिया है। जब सर्वे किया गया तो जनता ने इन सवालों पर बहुत ही मिला जुला रिएक्शन दिया। भाई, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर इनके गठबंधन की सरकार, तो जो लाभ बिहार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस नाराजगी से आप थोड़े से कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं? आपको लगता है कि ये डेंट इस बार हो सकता है, या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमने काम इतना ज्यादा कर दिया कि उसका पुरस्कार मिल जाएगा? आलोक जी, सबसे पहले तो मैं पूरे पैनलिस्ट भाइयों को नमस्कार करता हूं, और आपको भी और आपकी दर्शक जी। देखिए, ये 5 वर्षों के उपरांत अभी बिहार के अंदर में जो है ना एकदम दंगल सज गया है। ये 2025 चुनाव का बिगुल फूटते ही बिहार की आम आवाम जनता में खुशी की लहर है कि पुनः हमें इस त्योहार को मनाने के लिए जो है ना मौका मिला है। अब रही बात हमारे विपक्षी भाइयों का, तो ये तो भाई जन्मे लिए हैं लोग अच्छे लगाने के लिए। ये लोग सही चीज नहीं रख पाते हैं, जिसका कारण है कि 20 वर्षों से बाहर चल रहे हैं हमारे राजद के भाई, अब 65 सालों से कांग्रेस के भाई बाहर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आलोक जी, इनका अब रह गया ये करते हैं विकास की बात, तो हम नहीं समझते हैं कि विकास और लूट के जनक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के धरती पर आज से नहीं 35 सालों से काबिज है। और जब तक ये लोग जो है ना रिसोर्स को लूटपाट किया, बिहार की जनता पूरी समझ गई इनके बारे में कि जब जब इनको शासन और सत्ता का हाथ लगेगा तो ये लोग रिसोर्स को लूट करके अपने धंधा सेठ बन जाए। ये पूरे बिहार की जनता वाकिफ है। अब आइए इनको गरीबी का, तो इनको गरीबी सताता है, इसलिए गरीबी सताता है कि सबसे ज्यादा अमीर जो है ना यही लोग हुए हैं ये अपने समय में। ये जनता को हक हवाक के बारे में लोग नहीं सोचे, ये लोग पूरे प्रदेशों को रिसोर्स को लूट करके धंधा सेठ बन गए। अब देख लीजिए, पूरे 243 विधानसभा के अंदर में इनका 5 ऐसे ऐसे लठे खड़ा हो गए हैं, बालू माफिया, शराब माफिया, मतलब तरह तरह के ना जाने कितने बिजनेस करके करा के हमारे आदरणीय लालू जी डायरेक्ट सीएम हाउस से डील करते हैं। आज भी 10 अन्य मार्ग से आज भी वो जो है ना अपना डीलिंग करते हैं और सारे लोगों से फोन पर एकदम कॉन्टेक्ट में रहते हैं। और जो भी क्राइम जो भी होता है, क्राइम का जनक इन्हीं के राजद के लोग जो है ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो देखिए, इनके रीजन में क्राइम जो है ना हुए थे, ऑर्गेनाइज क्राइम हुए थे। अब आइए हमारे रीजन में क्राइम होते हैं, लेकिन हम लोग रिलेक्ट करके इसको सलाखे के पीछे डाल करके द्वारा सजा दिलाई जाती है। और ये सारी चीजें कानून का राज है। और यहाँ पर ना तो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार किसी को बकसती है, ना तो किसी को मदद ठीक है, मतलब आज भी आप इसी फॉर्मेट में जनता के बीच में जाएंगे कि लालू जी के बारे में बात करेंगे तभी हमको वोट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। अब आइए विकास की बात। हाँ। जब से कांग्रेस की सरकार थी 1990 से लेकर 2014 तक हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी किंग मेकर के भूमिका में रहे आलोक जी, और 38 विधायक एमपी जो है देने का काम यही बिहार की धरती ने किया। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार से जब इनकी सत्ता गई तो 2014 तक रेल मिनिस्टर रहे, लेकिन इन्होंने क्या दिया बिहार को? मात्र 3000 करोड़ रुपया 1990 से लेकर के 2000। भूपेंद्र जी, मतलब आप ये बार आप ये बोलकर साफ कर दे रहे हैं कि आज भी बिहार की सियासत में लालू जी के बिना राजनीति हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पिछले 2 से 3 मिनट में आपने सिर्फ लालू जी का ही नाम लिया है। आपको बता दूं आलोक जी, 1 सेकेंड, मैं आपको बता दूं कि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक पिछड़ा का बेटा जब देश प्रशासन में आया है, देश की जनता ने चुनाव करके लाया, तो बिहार की धरती के लिए 17,000 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया, जिसका कारण है कि आज आपको विकास दिख रहा है। इनका राहुल गांधी से लेकर के 17 लाख हजार करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया भूपेंद्र जी। जितने भी नेता हैं ये तो बहुत ज्यादा है। 17,000 किलोमीटर बिहार की धरती को 13 दिन में नाप दिया रे भाई। हाँ। बिजली, अच्छा ठीक है भूपेंद्र जी, क्योंकि आज देखिए ये ना हमारा चर्चा का फॉर्मेट नहीं है। आज हमारे पास 10 सवाल हैं, उन सवालों के जवाब हैं और उसमें मुझे सबसे ही रिएक्शन लेना है। चंद्रभूषण जी की आवाज नहीं आ पा रही थी। चंद्रभूषण जी, आप अपनी बात यहाँ पर पूरी कीजिए कि अधिकार यात्रा के बाद जिस तरह से ग्राफ आपके गठबंधन की तरफ आगे आया है, आप कितने उत्साहित हैं इससे? आपका फोन शायद म्यूट है चंद्रभूषण जी, आपका फोन शायद म्यूट है, एक बार उसको अनम्यूट कीजिए। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ रही, बोलिए आप।
मैं कह रहा हूँ कि राहुल जी ने जब वोटर अधिकार यात्रा किया तो हम सब देखे कि किस तरीके से लोग वहां पे सड़कों पे थे। और ये सिर्फ हमारे कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं थी, उसमें साथ में नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, सब लोग थे। और हमने देखा कि लोग लाखों के तादाद में लोगों ने उस यात्रा को वेलकम किया। बिहार के 23 जिलों से होते हुए वो यात्रा गुजरी और हमने देखा कि किस तरीके से बिहार की ये जनता चाहती है कि अब बदलाव करने का टाइम आ गया है। क्योंकि बिहार में एक ही व्यक्ति का सरकार पिछले 20 साल से, और 20 साल कम नहीं होता है। मैं आपको कुछ आंकड़ा देना चाहता हूँ क्योंकि आंकड़े से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। खुद बिहार सरकार ने जो 2023 में जब अपना कास्ट सेंसस प्रोड्यूस किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में 94 लाख वैसे परिवार है जिसकी महीने की आमदनी 6,000 या उससे कम है, और 82 लाख वैसे परिवार है जिसके महीने की आमदनी 6,000 से लेकर 10,000 तक के बीच। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आलोक जी, इस जमाने में जब महंगाई इतनी अधिक है, जब 700 रुपए केजी मटन मिलता हो, 200 रुपए किलो चिकन मिलता हो, 200 रुपए लीटर पेट्रोल हो, बताइए तो कोई आदमी 6,000 रुपए में किस तरीके से अपना महीना चलाता। प्लस वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं है, वो हाउस होल्ड की बात है। 94 लाख वैसे परिवार, और एक परिवार में भारत में आप जानते हैं 5 लोग माने जाते हैं। 94 लाख वैसे परिवार जिसके महीने की इनकम 6,000 से कम है। कहने का मतलब आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। मैं कुछ और आखिरी देना चाहता हूँ, सिर्फ पूरे बिहार में केवल 4% ही वैसे लोग हैं जिनकी महीने की आमदनी 50,000 रुपए से ऊपर है, और 95% बिहार में वैसे लोग हैं जिनके पास ना ही कोई 2 व्हीलर है ना ही कोई। आप जहां बैठे हैं दिल्ली में, वहां पे हर घर में कार होता है, और बाइक का तो आप बात हटा दीजिए। कहने का मतलब 20 साल अगर आप सरकार में रहते हैं और तब भी आपका ये आंकड़ा रहता है कि आपका प्रति व्यक्ति आय मात्र 6,000 रुपए महीना है, इस तरीके से आप राज चलाएंगे। यहाँ की उच्च शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लोग ये नहीं दिला पाया। मैं क्या आपको बता रहा हूँ, एक जमाना था जब पटना साइंस कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोलते थे, इतना फेमस था 1970-75 के टाइम। सही बात। आज 145 सीट खाली है पटना साइंस कॉलेज में, और जो पटना यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारी कॉलेज आती है उसमें 1142 सीट खाली है। अरे जब आपका एजुकेशन ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, और मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बात बता देता हूँ। आप जानते हैं, आप तो एंकर हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज होता है किसी भी देश के डेवलप करने के लिए, किसी भी राज्य के डेवलप करने के लिए। आज चाइना वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डेवलप कंट्री, उसमें सबसे बड़ा हाथ उसका एफडीआई था। हमारे बिहार में, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, मैं इसको बता रहा हूँ, हमारे बिहार में पिछले 5 साल में मात्र 1,020 करोड़ आया है, पिछले 5 साल में, जबकि बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ का है, लेकिन एफडीआई हमारे पास मात्र 1 है। इसका क्या मतलब है, जो भी विदेश की कंपनी है, जो भी बाहर की कंपनी है, वो जानती है कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास यहाँ पे देने को नहीं है। तभी, अरे जब तक आप, अगर वो नहीं जानेगा कि यहाँ पे हम पैसा लगाएंगे, पैसा मानेगा, वो क्यों यहाँ पे पैसा लगाएगा। ठीक है, इतना सरल था। और मैं आखिरी बात कहना बस चाह रहा हूँ, मैं रहता हूँ हाजीपुर शहर में, आज भी एक बारिश होने पे उस शहर का पूरा रोड खराब हो जाता है, बिजली वहां पे 5 से 6 घंटे रहती है। आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है? और अगर आपने सही में कुछ काम किया होता, मैं एक बात कह के बात खत्म करना चाहता हूं, तो आज भी बिहार के लोगों को 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करने के लिए चंडीगढ़, पुणे के गलियों में भटकना नहीं, बाहर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, और बाहर जाने के मुद्दे पर ही सोनाली जी, अब आपसे एक चीज समझनी बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया, आरजेडी ने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पर आपकी पार्टी ने भी काफी काम किया है पलायन को लेकर, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले जेडीयू भी अपना पक्ष यहां पर रख रहे थे कि भाई पलायन को उस तरह से पेश किया जाता है, पलायन उस तरह से नहीं हो, ये तो प्रवास कहा जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से जनता के मन में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर नाराजगी भी है, लेकिन विकास को लेकर थोड़ा कहीं किसी इलाके में संतुष्ट भी है, आपको लगता है कि जनता के बीच में, क्योंकि आपके कार्यकर्ता लगातार हैं, आपके संगठन ने काफी इसमें मेहनत की है, इस बार के चुनाव में आपकी पार्टी इस चुनाव को कैसे देखती है और जीत को अपने कितना करीब पाती है? देखिए, अभी मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही, उसको हम ठीक करा देते हैं, आप अपनी बात रखिए तब तक। जी जी, ये अगर आप विकास की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप के सामने जो पक्ष रखा जाता है वो पॉलिटिकल पार्टी के नजरिए से रखा जाता है, लेकिन सेम क्वेश्चन जब आप जनता से जाके पूछेंगे तो आपको एक अलग पिक्चर देखने को मिलेगा। आपके ही सर्वे में अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि फ्री बीस का कितना असर पड़ने वाला है, तो आपका 1/3 का ही आंसर था कि हाँ इससे फर्क पड़ने वाला है। तो एक तरीके से जो सरकार जिस अपनी उपलब्धियों को गिना रही है, वहां उनका कोई खास असर ग्राउंड पे नहीं है, ये आपका सर्वे, ये आपका सर्वे बताता है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी डेफिनेशन पेश किया जा रहा है डेवलपमेंट का या फिर प्रवास का, या अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पेश किया जा रहा है।
अगर आप बीजेपी वालों से पूछेंगे तो ये कहेंगे परिवारवाद अलग है और वंशवाद अलग है, ये दोनों को इकट्ठा एक नहीं मानते। तो ये अपने कन्वीनियंस के साथ डेफिनेशन फ्रेम करते हैं और उसके हिसाब से अपनी बातों को रखते हैं। मेन अगर आप 20 साल का असेसमेंट करते हैं आए यहाँ पे बिहार में डेवलपमेंट का, तो आप मेनली यही पाएंगे कि मेजोरिटी ऑफ जो काम हुई है बिहार में वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुई है। लेकिन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसके 3 घटक होते हैं, लिटरेसी होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है और हेल्थ होता है। ठीक है। और आप इस तीनों पे देखें तो बिहार में डेटा बहुत ही खराब है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट बार बार कोट किया जाता है उसकी बात भी आप डेफिनेटली वो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात ये कि आपने रोड्स बना दिए, बट वो रोड्स टिकते कितने दिन है इसका जवाब दीजिए। आप पुल बनाते हैं, वो पुल टिकते कितने दिन है इसका जवाब दीजिए। और आप यहाँ पे सोर्स को डेवलप करने की बात नहीं करते, आप बात करते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स बनाएंगे, लेकिन आप वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने की बात नहीं करते, क्योंकि आपके विजन में ही दूर तक नहीं आता है ये चीजें। क्योंकि आप वास्तविकता से जो ग्राउंड रियलिटी है वो उठ के आप आती है और आप उसका असेसमेंट ही नहीं करना चाहते। क्योंकि जो एक सिस्टम बिहार में रेड टेपिज्म का बना हुआ है, ब्यूरोक्रेसी में जो आप इसको बढ़ावा देते हैं, अगर आप ऐसी ऐसी योजनाएं बिहार में नहीं लाएंगे तो आप इसको कैसे बढ़ावा देंगे? आपने जो अपने लिए स्ट्रक्चर खड़ा किया आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जो जमीनी मुद्दे तो हैं, इस पे सरकार के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, बट साथ में जो सरकार को और बैकफुट पे खड़ा करती है वो ये है कि जब आपके भ्रष्ट नेताओं का नाम खुले तौर पे बड़े मंच पे लिया जाता है, फिर भी आप बहुत स्किपिस्ट रवैया अपना के उसको स्किप करके निकल जाते हैं। बीजेपी या एनडीए सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि उस बात का खंडन कर सके, उस बात का क्रिटिसिज्म कर सके, वो चुपचाप वहां से मुंह बंद करके निकल जाती है। वो ये भी नहीं कहती है कि हम इस पे देखेंगे, इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो सत्य होगा उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी चोरी इनकी यहाँ पकड़ी जाती है। और ये कितनी भ्रष्ट सरकार है, तो अब देखने वाली बात होगी कि आप इसको वोट बैंक के रूप में कितना आप कैश कर पाते। मेरे साथ स्टूडियो में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विपिन धूलिया जी इस वक्त मौजूद है। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका TNP न्यूज में। आपने सभी पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया। जिस तरह से अभी शुरुआत में ही आरजू जी ने यह साफ तौर पर कहा कि भाई हमने सरकार की उन तमाम नाकामियों के बारे में जनता से सीधा संवाद किया है। अधिकार यात्रा के दौरान जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन जेडीयू का, बीजेपी का पक्ष इसमें है कि भाई विकास हमने इतना कर दिया है, बिहार की हमने तस्वीर बदल दी है। आप अधिकार यात्रा को और विकास यात्रा को आमने सामने जब खड़ा पाते तो आपको क्या लगता है चुनाव किसके पक्ष में जा सकता है? देखिए, इसमें बहुत साफ सी बात है कि यात्राएं के साथ अगर मुद्दे नहीं जुड़े हुए हैं, अगर खाली यात्रा हो रही है तो उससे बहुत जनता को फर्क नहीं पड़ता। ये ज़रूर है कि कोई भी सरकार होती है, जो 15 साल की सरकार है, अगर नीतीश कुमार 20 साल से शासन कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए वो RJD के साथ भी गए थे, तो एंटी इनकम्बेंसी एक ज़रूर बिहार में होगी, वो किसी भी पार्टी की होती है। वो नीतीश कुमार उसको किस तरह काउंटर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए उन्होंने तमाम इस कदम उठाए हैं। उन्होंने महिलाओं को पेंशन देना शुरू कर दिया है, मतलब पेंशन देंगे वो उससे पहले, इलेक्शंस के पहले ही। इसके अलावा रूलिंग पार्टी के पास देने के लिए कुछ होता है और अपोजिशन के पास वायदे होते हैं खाली। ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। भले RJD कहे कि हम 1000 के बजाय 2000 देंगे, उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है 1000-2000, क्योंकि जो हाथ में मिल रहा है वो मैटर करता है। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बहुत कांटे की टक्कर है बिहार के अंदर, और इसमें जो है प्रशांत किशोर का आना, ये जबकि अमूमन लोग कहीं एक तबका ऐसा है जो कहता है कि बीजेपी को नुकसान कर सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो वोट है उस पर कहीं वो सेंध मारेंगे। और दूसरी बात कि वो एक अपर कास्ट पार्टी है, उसमें ज़्यादातर जो है थोड़ा पढ़े लिखे लोग, थोड़ा अपर मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग, वो बहुत ग्रास रूट पार्टी नहीं है। और वो जो ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाएगी भारतीय जनता पार्टी को उस रूप में। लेकिन यहाँ ये भी है कि क्या ये जो जागरूक जो एक नया तबका आया है, जो यंग जनरेशन जो आई है, क्या ये प्रशांत किशोर के साथ जुड़ सकती है? अगर ये जुड़ती है तो उसका एंटी इनकम्बेंसी वोट अगर प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट होता है तो उसका फ़ायदा NDA को सीधा सीधा मिल जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस बार बहुत कांटे की लड़ाई है, और इस रूलिंग पार्टी जिस तरह के घोषणाएं कर रही है उससे साफ जाहिर है कि वो कहीं हड़बड़ाहट है उनमें। सबसे बड़ी बात कि उनके जो सहयोगी दल हैं अब वो बार्गेन करने लगे हैं, वो ज़्यादा सीटें डिमांड करने लगे हैं। आपका
चिराग पासवान है, वो ज़्यादा सीटें, उनकी डिमांड ज़्यादा सीटों की है, मांझी है, कुशवाहा है, तमाम जो उनके घटक दल हैं, अब ये थोड़ा प्रेशर बार्गेनिंग इनकी बढ़ गई है, क्योंकि ये साफ लग रहा है कि बिहार में टक्कर बहुत कांटे की है। और वहीं जो है ओवैसी भी एक फैक्टर वहाँ रहा है, यहाँ पे प्रवेश रहा है, 2-4% का मायने वो रखता है। लेकिन पहली बार ऐसा है बिहार के अंदर, ऐसा लगता है कि जो फ्लोटिंग वोट है वो हो सकता है कि 20% तक भी हो। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन आप बता रहे हैं। बहुत बड़ा मार्जिन, ये जो फ्लोटिंग वोट है ये इतना बड़ा, इतना ज़्यादा है इस वक्त कि ये जो है किसी भी पार्टी को हो सकता है कि कोई पार्टी स्वीप कर जाए अगर ये फ्लोटिंग वोट एक तरफ शिफ्ट होता है तो। बिल्कुल। तो फ्लोटिंग वोट का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार ये है कि बहुत सी बड़ी, और इसीलिए जो है दोनों घटक, दोनों जो गठबंधन है उनका पसोपेश ये है कि जो फ्लोटिंग वोट है वो एंटी इनकम्बेंसी वोट हो, या वो अपनी तरफ ट्रांसफर करता है, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन का वोट हो, वो कहाँ वोट जाता है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, तमाम बड़े बड़े सारे मुद्दे इस समय बिहार के इलेक्शन में लगे हुए हैं। पार्टियां ने पूरे संसाधन झोंक दिए हैं। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण होगा कि फ्लोटिंग वोट इस वक्त ये जो बहुत ही बड़े पैमाने पर इस समय नजर आता है, ये किस तरफ इसका झुकाव होता है। बिल्कुल। अब मेरे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए सभी पार्टियों का पक्ष आपने सुना, बीजेपी ने बार बार लालू जी का नाम लिया। मैं ये यहाँ पर जानना चाहता हूँ, क्योंकि आरजू जी ने भी यहाँ पर अधिकार यात्रा की बात भी की, इन्होंने ये भी कहा कि जो विकास होना चाहिए था बिहार में वो विकास नहीं हुआ, तमाम मुद्दों को जनता के बीच में हमने पेश किया है। और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा समझ में आया कि आज भी लालू जी का नाम लेकर जनता के बीच में एक परसेप्शन सेट करने की कोशिश की जाएगी तो शायद वोट मिल जाए। आपको लगता है कि इन चीज़ों से काम बनेगा, या जिसने संगठन ने, जिस कार्यकर्ता ने या जिस पार्टी ने बेहतर काम किया होगा उसकी तरफ इस बार चुनाव जा सकता है? आलोक जी, मैं सबसे पहले तो आपने जो हमारे लड़के इस बिहार की 243 विधानसभाओं में सर्वे किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ ही टीएनपी न्यूज के भी जो रिपोर्टर और जो टीम है उसको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनने भी 243 विधानसभाओं में जाकर के ये समझने का प्रयास किया कि भाई आखिर जनता के मिजाज में क्या है। और शायद मैं समझता हूँ कि बिहार के इतिहास में पहला ऐसा न्यूज चैनल था जो कि ग्राउंड जीरो पर 243 विधानसभाओं में गया और ये जनता के एक एक विधानसभा की 4-4, 5-5 प्लेस पे गया और जनता के मन की बात समझने का प्रयास किया। देखिए, सर्वे तो आते रहते हैं और हम लोग भी करते रहते हैं, लेकिन जो बिहार का चुनाव है इस बार का वो बहुत कुछ तय करने वाला है। जब हम लोगों ने जनता के बीच में गए तो महिला वोटरों को जो स्कीम चलाई नीतीश सरकार ने, जीविका दीदी लोगों को जो भी 10,000 रुपए का फंडिंग किया, उससे पहले मानदेय भी बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं वो एनडीए को फायदा होता दिखा। लेकिन उससे परे एक मैं बात बताऊं, जो फरवरी की बात जब हम लोगों ने जनता के बीच में किया तो सर्वे में बड़ा चौंकाने वाला बात आया कि सिर्फ 35.5% लोगों का यह मानना था कि हाँ इसका चुनाव पे असर पड़ेगा, जबकि 36.2% लोगों का मानना था कि इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं 28.3% लोगों का मानना था कि भाई हमारे को इसका कोई पता नहीं है। और राहुल तेजस्वी की जो यात्रा थी, उस यात्रा को देखा जाए तो उसको 46.7% लोगों ने माना कि हाँ इससे महागठबंधन को फायदा होगा। और इस टेम्परमेंट को कितना महागठबंधन पोलिंग के दिन तक मेंटेन रख पाती है, ये उस पर डिपेंड करेगा। ये सर्वे अभी हम लोगों ने बहुत अर्लीस्ट चुनाव के मतलब घोषणा होने के तुरंत बाद दे रहे हैं, लेकिन अभी कैंडिडेट्स तय होना है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ चेंजेस भी आए सब भविष्य में जब कैंडिडेट्स और उनके वो होंगे। जहां तक चुनाव में मुद्दों का सवाल है तो मैं समझता हूं कि एनडीए को 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा इस चुनाव में, और उसको अपने विकास के नाम पर जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक युवा वर्ग है और एक 2005 के बाद का पैदा हुआ लोग है जो कि 20 साल हो गए, तो वो नया वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है। उसके दिमाग में जंगल राज की बात और आज भी भयावह करके उससे काम नहीं चलने वाला है। जो सरकार सत्ता में है उसको अपने 20 साल के कार्यों को जनता को बताना चाहिए, और जो विपक्ष में है वो अपना ब्लूप्रिंट दिखाए जनता को कि हाँ वो सत्ता में क्यों आएगी तो क्या कर देगी। देखिए, जहां तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, प्रशांत किशोर जी एक सुलझे हुए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, और प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से कारपोरेट तरीके से अपने संगठन को बनाया है और मैदान में है, तो वो कुछ न कुछ मुझे ऐसा लगता है कि एक नया बिहार को इम्पैक्ट करेंगे। और जो वोटर एनडीए के भी नहीं थे, महागठबंधन के नहीं थे,
22 से 28% वोटर ऐसे थे जो इन लोगों से अलग थे। उन वोटरों को तो कंसोलिडेटेड करने में कामयाब हो जाए और कुछ वोटर इधर से ट्रांसफर करके यहाँ ये जरूर है कि वो सत्ता में नहीं आए लेकिन कुछ सीटों पर आएंगे और कुछ लोगों का खेल बिगाड़ भी देंगे। जी आलो। ठीक है, अब हम चौथे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें जनता से ये पूछा गया था कि आखिर बिहार चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या है। इसमें बेरोजगारी पर 39.6% लोगों ने मुहर लगाई है कि यह सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, जबकि 30.5% लोगों ने पलायन पर मुहर लगाई है, 5.8% लोगों ने महंगाई पर चर्चा की और 19.1% लोगों ने भ्रष्टाचार पर अपनी मुहर लगाई और अन्य मुद्दों की तरफ 5% लोगों ने ही अपना ध्यान आकृष्ट किया है। उनका यह कहना था कि भाई दूसरे मुद्दे भी हो सकते हैं, जिनमें सड़क भी हो सकती है, शिक्षा हो सकती है, अस्पताल हो सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभर कर सामने आया है और उसके बाद पलायन और उसके बाद भ्रष्टाचार। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बिहार की जनता सबसे ज्यादा बात कर रही थी और इस पर जवाब चाहती थी। और इसके साथ ही जनता ये भी लगातार बोल रही थी कि अगर इन मुद्दों पर इस बार किसी पार्टी ने बड़ा रोडमैप पेश नहीं किया तो उसको इस बार वोट हम देंगे नहीं। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा था वो ये भी था कि प्रशांत किशोर की जन स्वराज की चुनाव में भूमिका क्या होगी, ये सवाल भी पूछा गया। तो उसका भी एक बार हम आपको आंकड़ा दिखा देते हैं कि प्रशांत किशोर के आरोपों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। इसमें 37.9% लोगों का यह मानना था कि एनडीए को इस बार नुकसान हो सकता है और अगर एनडीए को 37% का नुकसान होगा तो 33.5% महागठबंधन को फायदा पहुंच सकता है। इसके साथ ही जन स्वराज को 16.5% का इससे फायदा होगा, क्योंकि लगातार इनकी एंट्री से इनकी तरफ भी एक विकल्प के रूप में जनता देख रही है। साथ ही 12.1% लोगों का यह कहना था कि इसका चुनाव पर कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला है। जब हमने एक सवाल जनता से और पूछा कि प्रशांत किशोर के आरोपों का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, उस पर भी एनडीए को नुकसान की बात यहां पर 37.9% लोगों ने स्वीकार की है और लोगों का यह कहना था कि अगर एनडीए को इससे नुकसान होता है तो 33.5% लोगों ने माना कि महागठबंधन को फायदा हो जाएगा, क्योंकि एनडीए के वोट कटेंगे और इससे महागठबंधन को फायदा होगा। जबकि 16.5% लोगों का यह मानना था कि इससे जनसुराज को ही फायदा होगा, लेकिन 12.1% लोगों ने यह कहा कि इससे कोई खास अंतर नहीं आने वाला है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर लगातार चर्चा की गई, जनता के मन को भांपा गया। यह आंकड़ा आपके अब सामने आ चुका है। मेरे साथ आरजू खान जी लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। आरजू जी, अब एक बार मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जिस तरह से देखिए तमाम बड़े आरोप बीजेपी ने आपके ऊपर लगाए और ये 3 सवाल भी, जिसमें आप अभी थोड़ी देर पहले देखिए बेरोजगारी की बात आप बोल ही रहे थे और वही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने भी आया है, इस पर आप क्या कहेंगे? साथ ही जो लालू जी का नाम बार बार यहां पर भूपेंद्र जी ले रहे थे, आपको क्या लगता है कि लालू जी का नाम लेना अब बिहार के चुनाव की बहुत ही बड़ी एक नैतिक मजबूरी भी है कि उनके बिना चुनाव हो सकता है? आप इसको कितना सकारात्मक मानते हैं? देखिए, सत्ता पक्ष की यह मजबूरी है कि 20 साल शासन सत्ता में रहने के बाद उनको जंगल राज की याद दिलानी पड़ती है और एक परसेप्शन गढ़ना पड़ता है और उससे चुनाव के वक्त में चुनावी फायदा लेने की वो कोशिश करते हैं। हम कहते हैं जब 20 सालों से, जब 2005 से जब बिहार प्रदेश की जनता ने हमको बाहर किया, सत्ता से आपको लेकर आए तो जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। हम तो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं और हम आज भी मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना पैसा दिया तो भारत सरकार के डेटे में कहीं भी विकास क्यों नहीं दिखता है बिहार का? ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए ना। तो वो तो दिखता नहीं। आप हमको ग्रोथ रेट बताते हैं कि इतना ग्रोथ रेट हुआ। मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि बिहार किन राज्यों से किस चीजों में नंबर 1 पर है। मैं बताता हूं, भारत सरकार के किसी भी डेटा में बिहार किसी भी चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। ये आपका क्रेडिट है तो आप इसको जरूर लीजिए। सत्ता पक्ष के साथी ने कहा कि एक 65 साल से बाहर है और एक 20 साल से बाहर है। माफ करिएगा साहब, आप तो पता नहीं कब से बाहर है। आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, आज तक आपका सीएम फेस नहीं हो पाया। हम मुद्दों की बात करते हैं, आप अतीत में चले जाते हैं। खैर, ये आपकी मजबूरी हम समझते हैं, आप अतीत में जाइए, हम आपको खींच कर वर्तमान में लेकर आएंगे और वर्तमान में लेकर आएंगे तो हम पूछेंगे। अभी सत्ता पक्ष के हमारे साथी ने कहा कि इन्होंने पलायन के बारे में दूसरी भूमिका बनाई। मैं कहता हूं कि क्या वो तस्वीरें झुठला सकते हैं? अभी छठ आने वाला है, दशहरा या दिवाली आने वाला है, ट्रेनों के फुटेज इनको दिखा दीजिएगा, टीवी वीडियो फुटेज इनको दिखाइएगा, इनको पता चल जाएगा कि वो बिहारी मजबूरी में 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने जाता है या अपनी स्वेच्छा से जाता है। आपको खुद पता चल जाएगा।
आप इतने मतलब 3 करोड़ ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, 3 करोड़, जबकि उसकी अगर ई श्रम पोर्टल को हटा दिया जाए सबको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो वो 5 करोड़ से ज्यादा है। तो इतना पलायन है बिहार प्रदेश में, और आप कहते हैं वो अपनी स्वेच्छा से गए हैं। तो ये फुटेज जरूर इनको दिखाइएगा। शिक्षा में कितना बजट है, थोड़ा सा आप इनको कंक्लूड करवा दीजिएगा। सबसे ज्यादा बजट इन्होंने शिक्षा पे किया है, और इस प्रदेश का शिक्षा का बजट ये है कि सबसे ज्यादा हाई स्कूल में जाते जाते देश में जितने भी राज्य हैं वहां बच्चा जो है हाई स्कूल जाते जाते ड्रॉप आउट कर देता है, पढ़ाई छोड़ देता है। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह है बेरोजगारी, महंगाई और ये भ्रष्टाचार। आप अगर किसी भी वर्ल्ड बैंक से, एशियन बैंक से अगर आप बजट लंबा पेश करते हैं, आप बजट की भी बात करते हैं सत्ता पक्ष के लोग, तो बताइए सिंपलिसाइज बड़ा करने के लिए आप वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक से आप कर्ज लेते हैं, और उसका भुगतान कौन करता है? बिहार की आवाम करती है। हर चीज महंगे रेटों में खरीदती है EMI भरने के लिए, एशिया बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक के। वो किस तरीके से? आप अगल बगल के जितने भी हमारे राज्य हैं, पड़ोसी राज्य देख लीजिए, पेट्रोल हम महंगा खरीदते हैं, डीजल हम महंगा खरीदते हैं, गैस सिलेंडर हम महंगा खरीदते हैं, यहाँ तक बालू तक, क्योंकि बिहार प्रदेश में बालू बहुत ज्यादा अंबार है, वो भी हम महंगा खरीदते हैं। ये आपने आर्थिक मतलब लोगों के ऊपर, बिहारियों के ऊपर आपने एक आर्थिक बोझ डाल दिया है। सिंपल साइज बड़ा करके दिखाते हैं। किसी चीज में भारत सरकार के सूचकांक में आप 1 नंबर पे नहीं है, किसी भी सूचकांक पर। नीति आयोग की रिपोर्ट कहना पड़ता है नीति आयोग को कि बिहार को स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज चाहिए। जहां तक भ्रष्टाचार की बात रही, वो तस्वीरें क्या झूठी हैं? बिहार प्रदेश के 4 मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी के बिहार की जनता रोड पे खदेड़ रही है। आपने अभी 20 दिन पहले ये तस्वीरें देखी, वो हेल्थ मिनिस्टर हो, वो आपको आपके जीवेश मिश्रा जी हो, ये आपके और 2 मंत्री थे, ये चारों लोगों से जवाब तलब करना चाह रही थी बिहार की जनता। और एलिगेशन तो कैग की रिपोर्ट बोलती है ना, आप हमारे ऊपर घोटाले की बातें करते हैं, कैग की रिपोर्ट क्या झूठी है? कैग की रिपोर्ट में 71,000 का घोटाला हुआ है, सारे पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन वो पैसे किस चीजों पे आपने खर्च किए वो अभी तक नहीं पता है। सृजन घोटाला आपके वक्त में था ही, पुल पुलिया का करप्शन हो रही है। ये बताइए, अब शिक्षा की बात करते हैं, नीट का पेपर लीक यहाँ होता है, आपका बीपीएससी का पेपर लीक यहाँ पे होता है। ये पेपर लीक के आड़ में आप करना क्या चाहते हैं? ठीक है, हम तो सीधे सवाल करते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? हाँ। जब हम सवाल करते हैं तो आप कहते हैं जनरल राज। साहब उपलब्धि गिनाइए ना। अब ये बताइए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट अभी तक बिहार में क्यों नहीं लगे? ठीक है, ठीक है, आप ये बताइए। अर्जुन जी, मैं एक बार उत्तर ले लेता हूं। ठीक है भूपेन जी, जिस तरह से देखिए इन्होंने बहुत ही विस्तार से इन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि अब 20 साल आपको मौका मिला था, आप अपनी बात कीजिए ना। आप आके लालू जी के कार्यकाल की या उनकी पार्टी के समय में क्या हुआ उसको आप बार बार जनता को क्यों बताना चाहते हैं? क्या आपके पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं है? आलोक जी, हमारे पास तो मोटरी से बताने के लिए है। बिहार की जनता देखती है, क्या बात करेंगे? ये लोग झूठ मूठ के जो है ना टीवी चैनल पढ़ा करके सेंसक फैंसक की बात करते हैं। ये लोग क्या नहीं किए बिहार के लिए रे भाई? बिहार की जनता से छिपा हुआ है क्या? बिहार कोई दर्द देने की है? कांग्रेस के भाई करते हैं, चिकन की बात करते हैं, मटन की। देख लीजिए, इनके रीजन में ही ललका मसूरिया जो है ना हम लोग खाते थे। 75 के बाढ़ में ललका मसूरिया अमेरिका से आया था। ये लोग क्या पता, ये तो ब्रह्मांड में तैर रहे होंगे उस समय। ये लोग को नॉलेज नहीं है लालू जी क्या क्या किए हैं या कांग्रेस के। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है चंद्रभूषण जी, तब तक मैं आपके पास आना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा, क्योंकि इनका ये आरोप है कि जिस तरह से कांग्रेस को भी काफी एक लंबा वक्त मिला था बिहार में, लेकिन बिहार ने हमेशा अगर जीत हासिल की है तो पीछे से जीत हासिल की है, लेकिन जब हमको मौका मिला है तो हमने बिहार की तस्वीर को बदल दिया है। जो बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता ने सबसे ज्यादा अपनी राय रखी, आपको क्या लगता है, क्या ये मुद्दे इस बार निर्णायक साबित होंगे? ये मुद्दे आलोक जी बिल्कुल निर्णायक साबित होंगे, क्योंकि देखिए हर चीज का ना एक टाइम होता है। इन लोगों ने शुरू में, आज भी आप देखिए बीजेपी का कोई प्रवक्ता, मैं इतने सारे टीवी डिबेट में जाता हूँ, सब खाली जंगल राज जंगल राज। आप इनका हताशा एक ही चीज से जान सकते हैं, अगर इनके पास, अगर इन्होंने बहुत कंक्रीट काम किया होता, ये जो अब इन्होंने 10,000 रुपए का घूस, मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10,000 रुपए का घूस जो इन्होंने महिलाओं का देने का काम किया, ये काम नहीं करता। अगर आप बताइए, ये जब 2023 में जब इन्होंने सर्वे बताया था अक्टूबर के महीने में, तो उसी टाइम नीतीश कुमार ने कहा था कि हमको महिलाओं को हम 2 लाख रुपया देने की सोच रहे हैं। पूरा का पूरा 2024 बीत गया, ये 2025 का सितंबर आ गया, चुनाव से 1 महीना पहले
आप पैसा दे रहे हैं ताकि उन गरीब महिलाओं के मन में ये आ जाएगा वो नीतीश हमको 10,000 दिया है और आपका सर्वे भी कर रहा है, उस पर कुछ असर पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ, मैं इस सर्वे को टोटल दरकिनार करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि थोड़ा तो कुछ तो परसेंट होंगी जो दे देंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए था। मैं कल एक बड़े वकील से बात कर रहा था, आज भी मेरे ऑफिस में आए थे, हम लोग इस बात पे है कि क्या हमें कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस मुद्दे पे हम कुछ है। लेकिन कहने का ये मतलब है, आप जानते हैं अक्टूबर के महीने में पैसा दिया जाना है, 16 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, और सबसे हैरानी का बात है 7 नवंबर को भी पैसा दिया जाना है। अभी तक इन्होंने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को दे दिया है। बाकी है कि भाई कोई महिला आएगी हम उसको 10,000 रुपया देंगे, क्योंकि इन्होंने झूठ का प्रोपेगेंडा रचा है ना। पहला तो इनका ये प्रोपेगेंडा कि हम 2 लाख तक का लोन देंगे, आप कहां से देंगे? मैं एक आंकड़ा आपके सामने देना चाहता हूँ। बिहार का कुल बजट है 3,16,000 करोड़, बिहार पे कुल कर्ज है 3,64,000 करोड़। बिहार का जो अपना रेवेन्यू है, जो खुद बिहार रेवेन्यू जनरेट करती है, वो है 59,500 करोड़, और बिहार को जो सेंटर जो टैक्स कलेक्ट करके देता है वो है 1,17,000। कहने का मतलब आपका खुद का जनरेशन तो 59,000 करोड़ है। आप जो है कह रहे हैं कि अगर ये टोटल महिलाएं क्वालिफाई कर जाएंगी, 2 करोड़ महिलाएं, तो हम जो है इनको 2 लाख तक का लोन देंगे। आप कितना पैसा देंगे? आप 2 लाख करोड़ कहां से लाएंगे? आप महाराष्ट्र नहीं है, आप महाराष्ट्र नहीं है, आप तमिलनाडु नहीं, आप कर्नाटक नहीं है। ये खुल्ली घूस है, और ये घूस दर्शा रहा है कि किस तरीके से ये जो है लोगों के लाइफ को इंप्रूव करने में, महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने में, महिलाओं को रोजगार देने में फेल हुए। अगर ये सब नहीं करते ना, तो हमने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, इन्होंने कहा 125। इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, मैं आपके पास अब वापस आता हूं। अविनाश जी, जिस तरह से देखिए बेरोजगारी, महंगाई और पलायन, इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता ने सबसे ज्यादा अपनी राय भी व्यक्त की है और इससे नाराज भी है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की जनसुराज की चुनाव में भूमिका पर जब प्रश्न पूछा गया तो अधिकतर लोगों ने माना कि वोट काटेगी। तो क्या आपको इन तमाम चीजों से चिंता होती है? मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ जो मैं सुन रहा था आरजेडी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, और वोट अधिकार यात्रा जैसी मतलब यात्राएं उन्होंने निकाला। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि किस एथिकल ग्राउंड पे आप ये आर्गुमेंट देते हैं जब आप एसआईआर वाले मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर ही नहीं थे। दूसरी बात ये है कि कम से कम ये तो मानते हैं आरजेडी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता कि एनडीए को हमेशा जंगल राज की याद दिलानी पड़ती है। मतलब आप ये कहते हैं कि आपके टाइम में जंगल राज तो था, ये तो आपके स्टेटमेंट से कम प्रूव हो जाता है ना कि हाँ भाई जंगल राज था। दूसरी बात, अभी आंकड़ों की बात कर रहे थे ये कि 3.17 लाख करोड़ का हमारा जीडीपी है और अराउंड 3 लाख करोड़ के ही आसपास का ऋण है हमारे ऊपर। सर, हमारा जो कमिटेड बजट है, कमिटेड एक्सपेंडिचर वाला बजट है, दैट इज अराउंड 1.08 लाख करोड़ रुपीस, और उसी के अंदर में हम सारी चीजें कर रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे स्टेट की स्टोरी थोड़ी ना है, और ये किसी हमारे स्टेट की या फिर किसी अदर स्टेट की स्टोरी थोड़ी ना है। दिस इज हाउ इकोनॉमी फंक्शंस। ठीक है, जब आप ऋण लेते हैं कहीं से तो क्या एक ही साथ आप मूल के साथ चुकता कर देते हैं क्या उसको? क्या एक तरीके से आप इंस्टॉलमेंट्स में चुकता करते हैं? अब इकोनॉमिक ठीक है, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब जिस तरह से सोनाली जी लगातार मेरे साथ है, तो सोनाली जी आपके पास आने से पहले मैं एक प्रश्न को फिर से यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर की जनसुराज की चुनाव में आखिर क्या भूमिका होने वाली है। इसमें जब जनता से सवाल पूछा गया तो जनता ने ये कहा कि 57.9% लोगों का कहना था कि जनसुराज पार्टी वोट काटेगी। 16.5% लोगों ने कहा था कि ये किंग मेकर साबित होगी। इसके साथ ही 8.4% लोगों ने बोला कि इसमें खराब प्रदर्शन देखने को मिलेगा। साथ ही 17.2% लोगों ने यह कहा कि अभी हम इसके बारे में साफ तौर पर कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो अगर ये तमाम चीजें देखी जाए तो आपको क्या लगता है कि निश्चित तौर पर चुनाव में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका तो होने वाली है। चुनाव जीतना या हारना एक अलग पहलू है, लेकिन यह तो है कि आप इस बार बहुत ही मजबूती के साथ चुनावी मैदान में दिखेंगे भी और लोगों को समझ में आएगा भी। तो इस बात से आप कितने उत्साहित हैं? और जो मुद्दे आपकी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे थे, जैसे बेरोजगारी, पलायन का, भ्रष्टाचार का, उस पर जनता ने भी अपनी मुहर लगा दी। सोनाली जी, सी वोटर सर्वे, अगर आप उसको भी
अगर आप उसको भी कोट करें तो आप उसमें ये पाएंगे कि जो शुरू में हमारा एक्सेप्टेंस का जो परसेंटेज था वो लगभग 13% था और अब वो बढ़ के 24 से 25% हो गया है। तो जो जिस ढंग से हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, लीनियर ये ग्राफ नहीं है, ये आपको बिल्कुल शूटिंग ग्राफ दिख रहा है। तो मैं ये कहूंगी कि ये हमारा एक्सेप्टेंस लोगों के बीच दिखाता है और एट द सेम टाइम जब एक और सर्वे यहाँ पे ये बताता है कि लोकप्रियता हमारी यूथ के बीच बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 20% जो यूथ हमारे साइड इंक्लाइंड है, तो आप समझिए 7.5 करोड़ का जो एक 20% कितना बड़ा दबका हो सकता है। तो ये जो आपका फाइंडिंग्स है और जो मैं डेटा यहाँ पे सी सर्वे कोट कर रही हूँ, दोनों कहीं ना कहीं एक जगह पे मर्ज होते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि जो प्रशांत किशोर जी ने बात कही, मैं उसको यहाँ पे फिर दोहराना चाहती हूँ। अगर लास्ट इलेक्शन की आप बात करें तो टोटल जो वोट गिरा था दो पार्टियों के बीच, दोनों ब्लॉक्स के बीच, वो लगभग 72% था। यानी 28% लोगों ने उनको अभी भी दोनों में से किसी ब्लॉक को नहीं चुना था। तो अगर वो 28% जनस्वराज के साइड आते हैं और बाकी दोनों पार्टियों से भी अगर हम 10% वोट अगर काट लेते हैं तो आप हमारी सिचुएशन को समझ सकते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग कितना पोजीशन इस पूरे इलेक्शन में रह रहा है। तो यही कैलकुलेशन लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और ये अभी इमीडिएट है, अभी भी हमारे हाथ में 1 महीना है। अगर हम इस पे काम करते हैं तो हमारा जो ग्राफ और है ये स्ट्रॉन्ग होता ही दिखेगा और ऊपर जाता ही दिखाई देगा। और साथ में जो हमने मुद्दों की बात कही है, जो लोगों को सच दिखाने का काम किया है, वो हमें लगता है कि बिहार में पहली बार हम कह सकते हैं हम एक पायनियर हैं बिहार में, जिसने इस लाइन लेंथ पे बिहार को इलेक्शन को पहली बार किसी ने गवर्न किया है। आज तक सिर्फ कम्युनल राजनीति होती थी या फिर कास्ट बेस्ड राजनीति होती थी या फिर डर की राजनीति होती थी। बिहार में पहली बार आप ये शायद देख रहे होंगे कि डेवलपमेंट बेस्ड या एजेंडा बेस्ड राजनीति हो रही है और यही डर है कि सारी पार्टियां जो हमारे एंटी खड़ी हैं वो आज तथ्यात्मक बात करने पे मजबूर हो गई हैं। ये बात और कुछ के पास जवाब है, कुछ के पास जवाब नहीं है, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन जनता के सामने एक सच रखने का काम हमने किया है और हमें इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट हमने जनता को जागरूक करने का बहुत काम किया है और इसमें हम बहुत हद तक सक्सेसफुल रहे। ठीक है, धुलिया जी भी यहाँ पर मेरे साथ स्टूडियो में हैं। अब देखिए जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार और पलायन पर अगर बात करें तो महंगाई को लोगों ने थोड़ा सा दरकिनार कर दिया, जिस पर लगातार विपक्ष जोर देता रहा कि भाई महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन केवल 5% ऐसे लोग थे जो बोले थे कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। उनका ये कहना था कि हमारी आय भी बढ़ी है इसलिए ये ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन हमको बाहर जाना पड़ता है, हम लगातार बेरोजगारी से परेशान हैं और साथ ही करप्शन को लेकर हम चिंतित हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार वास्तव में जनता ने इन मुद्दों पर विचार भी किया है और ये सत्ता परिवर्तन या सत्ता को बरकरार रखने की कुंजी साबित हो सकता है? देखिए सारे मुद्दे जो हैं ये मैक्सिमम 15% मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। आज भी बिहार की राजनीति जो है जातिवाद में बटी हुई है। बिहार की जो है 15% वोटर्स, हाँ ये ज़रूर है कि 15% वोटर्स अगर एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं तो सरकार बदल जाएगी, लेकिन कोर जो आधार है गठबंधनों का वो इंटैक्ट है। वो लालू के साथ आज भी, लालू कितने भी बदनाम रहे हो, लालू कितनी भी बार जेल में गए हों, लेकिन लालू का वोट बैंक करीब 30% हमेशा रहा है। तो अगर मुस्लिम यादव का वोट आप कहेंगे तो वो जो है लालू यादव की पार्टी या लालू यादव के गठबंधन के साथ ही जाएगा। एक अपर कास्ट, खासतौर पर अपर कास्ट जो है ये हिंदूवादी एक पूरा एक तबका इमर्ज हो गया वोट बैंक के तौर पर, वो बीजेपी गठबंधन की तरफ ही जाएगा। तो ये मेजोरिटी है। इनमें 10-15% ऐसे लोग होंगे जो मुद्दों पर वोट करेंगे, जो बेरोजगारी के सवाल पर वोट करेंगे, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट करेंगे, और वो की फैक्टर होते हैं क्योंकि 15% का इधर से उधर जाने का मतलब 30% का फर्क होता है। तो ये जो है ज़रूर ये मुद्दे इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 10-15 फ्लोटिंग वोट्स जो वोट जो है इशूज़ पे देंगे, जो वोट जातिवाद पर नहीं देंगे, वो लोग सरकार बदलने और बनाने में उनका अहम योगदान होगा। लेकिन अगर हम कहें कि खाली मुद्दों पर ये इलेक्शन होने जा रहा है और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, इन पर लोग वोट देने जा रहे हैं खाली, तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से अभी जल्दबाजी है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर अभी भी जो है एक कास्ट पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, उसका अभी भी एक आधार, एक अस्तित्व बना हुआ है। तो ये मुद्दे में मुझको लगता है कि ये अगर जो अपोजिशन गठबंधन है वो अगर अपने इन इक्वेशंस को ठीक करे, क्योंकि प्रशांत किशोर साहब, जाहिर लगता है कि प्रशांत किशोर जो है बीजेपी गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे अगर पहुंचाएंगे तो। लेकिन प्रशांत किशोर, अगर हिंदुस्तान की राजनीति को आप देखेंगे तो प्रशांत किशोर आप इलेक्शन के बाद
कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं होने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जब तक इलेक्शन है, जब तक कंपेनिंग है, तब तक ठीक है। और 10% और 12% वोट पे एक सीट भी नहीं जीत सकता आदमी। उसके लिए कम से कम आपको 20% की पार्टी होना पड़ेगा। और हर सीट पर जो है, हर जगह, हर इलेक्शन में फिर सीट वाइज होता है कई बार कि उस सीट पर जो है किस पार्टी ने किस जाति का कैंडिडेट खड़ा किया है, उस सीट पर जो है क्या इक्वेशंस है, उसके वहाँ जो प्रमुख दल है उसका, जिसका एमएलए है, उसकी एंटी इनकम्बेंसी कितनी है। तो ये दूसरे फैक्टर हैं कि एक नेशनल गवर्नमेंट की एंटी इनकम्बेंसी होती है, एक नेशनल स्टेट की इनकम्बेंसी होती है, और एक कैंडिडेट की इनकम्बेंसी होती है। तो ये तीनों जो है इस वक्त जो है जरूर महागठबंधन, ये बीजेपी गठबंधन के लिए जो है मुश्किल का सबब है, क्योंकि तीनों जगह उसकी इस समय ज़्यादा मेजोरिटी उसी की है। सेंटर में उसकी सरकार है, स्टेट में उनकी सरकार है, और ज़्यादातर विधायक भी उन्हीं के हैं। तो वो एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ ज़्यादा जाएगी। हो सकता है कि इस बार वो बड़े पैमाने पर टिकट जो है में फेरबदल करें, ताकि वो एक एमएलए की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसको कम कर सकें। बिल्कुल। मेरे साथ सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अमित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रशांत किशोर की जनसुराज की भूमिका पर भी आपने मतदाताओं से बात की होगी, उनके मन में क्या है, क्या वो इसको निर्णायक मान रहे हैं, और साथ ही जिस तरह से बेरोजगारी और पलायन और भ्रष्टाचार 3 बड़े मुद्दे उभर कर सामने आए हैं, ये कितने निर्णायक साबित होंगे? देखिए, आने वाले चुनाव, आने वाले जब वोटिंग का दिन आएगा तो हो सकता है कि जो वोट वाले हैं, जो कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो फ्लक्चुएट करते रहते हैं, तो उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो इन मुद्दों को गहनता से देखेंगे, क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, और प्रशांत किशोर जी का देखेंगे तब पूरा का पूरा जो है सोशल मीडिया पर फोकस नंबर 1 पे है। तो सोशल मीडिया के जमाने में आम आदमी जो मोबाइल में बात चली जाती है, देखिए सबसे पहला है कि बिहार में आज से नहीं, बहुत पहले से बिहार ने लोगों को बहुत कुछ दिया, लेकिन बिहार आज भी पिछड़ा क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे वहाँ बहुत हावी हैं। कोई भी सरकार आती है, देखिए 20 साल में नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार में विकास किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन लोगों का पलायन नहीं रोक पाए, लोगों की बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं कर पाए। देखिए 17 महीने की जो तेजस्वी यादव ने सरकार चलाई है, वह 17 महीने की सरकार चलाने के बाद उन्होंने जो एक आय पेश किया है अपना सैंपल पब्लिक में, तो पब्लिक को रुझान ये दिखता है कि कहीं हमारी बेरोजगारी की समस्या का निदान इस आदमी से मिल सकता है क्या। देखिए, जो अभी हम प्रशांत किशोर जी की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी एक विजनरी नेता है, बने हुए हैं बिहार में, लेकिन क्या जनता उन पर भरोसा कर पाएगी, इसमें बहुत संदेह है। जब हम लोगों ने इस पर सवाल किया तो 57% से ज्यादा लोगों का ये मानना था कि वो वोट काटेंगे, और ज्यादातर लोगों का ये भी मानना था कि वो एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, किंग मेकर होंगे, ऐसी कोई भूमिका सिर्फ 16-17% लोगों की मानना थी। और ये भी मानना था कि हो सके प्रशांत किशोर जी का स्ट्रेटजी बनना एक अलग काम है, मगर चुनाव के मैदान में आते हैं तो वो करिश्मा नहीं कर पाएंगे जो दूसरों के लिए कर चुके हैं। कई स्टेटों में उनके आइडियाज से लोग जीत करके सरकार बनाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन हो सके प्रशांत किशोर जी खुद के लिए वो काम नहीं कर पाए। एक सवाल का और हम आपको जिक्र करेंगे कि जब हम लोगों ने प्रशांत किशोर जी के जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो उन्होंने अभी लेटेस्ट लगाए थे सितंबर के महीने में, अशोक चौधरी पे हो, अशोक चौधरी हो, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल जी हो, संजय जायसवाल जी हो, तमाम बड़े नेताओं पर जो लगाए, और जिस तरह से नेताओं ने उसको स्ट्रेट जवाब देने के बजाय कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया, वो भी जनता अब ये सोचने लगी है। और जाहिर सी बात है कि जब आप 20 साल सरकार चलाते हैं तो आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें भी होती है, एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, आपके कार्यकाल की समीक्षा भी जनता करती है। प्रशांत किशोर जी जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा, अगर ये मुद्दा आने वाले समय में वो ट्रेंड कराने में सफल रहते हैं तो हो सके जो फर्स्ट टाइम वोटर हो, या जो उन्होंने पैदा होने के बाद सिर्फ नीतीश जी का ही शासन देखा है, एनडीए का ही शासन देखा है, वो जरूर से जरूर वोट देते समय एक बार इन मुद्दों को सोचेंगे, और प्रशांत किशोर जी की रणनीति हो सके कामयाब हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रशांत किशोर जी इस बार सत्ता में आएंगे, बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि प्रशांत किशोर जी एक तीसरे विकल्प के रूप में उभरते हुए नजर आ सकते हैं बिहार। बिल्कुल। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टीएनपी न्यूज और जन आवाज की टीम आपके लिए अब लेकर आई है कि अब तक के बिहार के सियासी इतिहास का सबसे भरोसेमंद और सटीक ओपिनियन पोल। आपको ये बता दें कि पिछले 5 महीनों में हमारी टीम ने 15,000 किलोमीटर की यात्रा तय की है, और इस दौरान 243 विधानसभाओं में जनता की राय भी जानी गई।
इसके बाद जन आवाज की टीम ने 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल तैयार किया है। आपको बता दें कि यह सर्वे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किए गए अध्ययन पर आधारित है और इसमें 1,45,900 लोगों से सीधा संवाद किया गया। इस ओपिनियन पोल के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि जनता का मिजाज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको कुछ सवाल बताए थे, अब 2 अगले सवालों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं जिसमें जनता से पूछा गया था कि आखिर महिलाओं के मन में क्या है, उसको आखिर महिलाएं कैसा देखती हैं और महिला वोटरों की पसंद कौन है। उसमें एनडीए के खाते में 45.3% महिलाओं ने मुहर लगा दी है, वहीं 29.8% महिलाओं ने महागठबंधन को यहां पर चुना है और 12.6% महिलाओं ने जन सुराज के नाम पर मुहर लगाई है और 12.3 ने यह कहा है कि भाई हम अन्य उम्मीदवारों पर भी एक बार भरोसा कर सकते हैं क्योंकि निश्चित तौर पर वो भी एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तो साथ ही अगर हम इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो एनडीए के खाते में कहीं ना कहीं महिला वोटरों का वोट बैंक 45% से अधिक जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री को लेकर जब हमने सवाल पूछा कि भाई पूरे बिहार में मुख्यमंत्री का कौन सा चेहरा आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसमें जब जनता से सवाल किया गया तो वाकई में चौंकाने वाला एक डाटा सामने आया जिसमें तेजस्वी यादव को 37.9% लोगों ने पसंद किया है और सबसे ज्यादा इनको ही पसंद किया गया है। वहीं नीतीश कुमार जी को 19.3% लोगों ने पसंद किया, प्रशांत किशोर जी को 18.5%, सम्राट चौधरी जी को 5.4%, चिराग पासवान जी को 7.5% और अन्य की तरफ 11.4% मतदाताओं ने अपना भाव प्रकट किया है। लेकिन तेजस्वी यादव जी के नाम पर सबसे ज्यादा मुहर लगाई गई है। मेरे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अनुज तरुण यहां पर जुड़े हुए हैं प्रवक्ता आरजेडी के तौर पर। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। जिस तरह से आपने यहां पर देखा होगा कि तेजस्वी जी के चेहरे पर सबसे ज्यादा मुहर लगाई गई है और इनको मतदाताओं ने काफी पसंद किया है, लेकिन महिलाओं ने नीतीश जी को यानी एनडीए गठबंधन को सबसे पसंद किया है। आप इस चुनाव में कितने अब आश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे तेजस्वी जी हैं तो जीत सुनिश्चित है? अनुज जी, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, अनुज जी से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज बैठा जी यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता जनसुराज के तौर पर। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। जिस तरह से आपने इस पूरे सर्वे को देखा, महिलाओं ने एनडीए गठबंधन को पसंद किया, लेकिन 37% से ज्यादा लोगों ने तेजस्वी जी को पसंद किया, लेकिन आपकी पार्टी को भी लोगों ने 12% से ज्यादा पसंद किया है। आप कितने आश्वस्त हैं कि चुनाव नजदीक आने तक ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्राफ को घटना और ग्राफ का बढ़, अन्य जो दल हैं उनका ग्राफ घटते जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, और जन सुराज का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ जा रहा है। तो हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जैसे चुनाव बहुत नजदीक, 1 महीना चुनाव बचा हुआ है, वहां तक लोगों का रुझान जन सुराज की तरफ होगा, क्योंकि 3 सालों से हमने लोगों के बीच में गए हैं, केवल संवाद किया है बिहार के बारे में, बिहार के मुद्दों के बारे में, बिहार के समस्याओं के बारे में, और रोड मैप बनाया है कि बिहार को कैसे सुधारा जा सकता है, ये हमने बताया है। अभी तक जनता के बीच में जाकर के हमने वोट नहीं मांगा है कि हमको वोट दीजिए, हमको सीएम बनाइए, हमको ये बनाइए, वो बनाइए। अब जब 9 अक्टूबर को पहला लिस्ट निकलेगा उम्मीदवारों की, उसके बाद से हम जनता के बीच में जाएंगे। जो भी हमारे सपोर्टर बने हैं उनको कोशिश किया जाए कि वो वोटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वो लोग अपनी मुहर लगा देंगे तो देखिएगा ये जो ग्राफ 18.5% दिख रहा है, ये ग्राफ बढ़ करके सबसे टॉप पे चला जाएगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जहां तक महिलाओं का सवाल है, ये उस समय सर्वे किया गया जब महिलाओं के खाते में पैसे आने की बात चल रही थी। इस साइकोलॉजी को जरा समझिए। जब आपके खाते में पैसे के लिए बात की जा रही है, तब आप जाकर के पूछिएगा कि आप किसको पसंद करते हैं, तो बोलेंगे नीतीश कुमार को। कहें कि अगर उनको ये डाउट होगा कि हम नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारा नाम जो पैसे आने वाले में लिखा गया है काट दिया जाए। तो यही कारण, देखिए डेटा बता रहा है, डेटा आप लोग तो बहुत समझदार लोग हैं, डेटा बता रहा है कि महिलाएं अधिकतर ये कह रही है कि हम वोट देंगे नीतीश कुमार को, पसंद करते हैं नीतीश कुमार को। लेकिन जब अलग सर्वे हो रहा है उसमें निकल के आते हैं सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव को। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, फिर भी केवल मुद्दे के बल पे जो बिहार का समस्या उनके सामने रखा, कैसे गरीबी से निकलने का रास्ता बताया, लाभ कार्ड बताया, युवाओं को अपने साथ जोड़ा है, जो पलायन कर गए वो लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो 18.5%
तक बढ़ गया है। चुनाव आते आते आप देखिएगा, अभी 1 महीना बाकी है, जब कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी, ठीक। 243 विधानसभा में सब बिल्डिंग हो जाएगी, तो हमारा ग्राफ बढ़ते हुए नजर आएगा, आशा की ग्राफ नीचे आते, क्योंकि इस बार डिस्परेटली बिहार के सारे लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं, जन स्वराज की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, धीरज जी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। धीरज जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। जिस तरह से महिलाओं की पहली पसंद आज भी एनडीए ही है और नीतीश जी पर उन पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो जनता सबसे ज्यादा इस समय तेजस्वी जी को पसंद कर रही है। आप इसके बाद कुछ अलग तरह की विशेष तैयारी करेंगे या आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? जी, सभी को नमस्कार, सारे मीडिया पैनल, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिहार में चुनावी है, रणभेरी चुकी बिहार विधानसभा चुनाव की सभी बहुत जोरदार तैयारी में है। एनडीए परिवार जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और पुनः सरकार बनाने को लेकर, कि हमने कोई बात नहीं बनाई, कोई वादे नहीं किए, हमने हमेशा डिलीवर किया। हमने बिहार को नर्मयता के साथ और हर एक एस्पेक्ट में हमने बहुत ही अच्छा कार्य किया, किया। अभी अगर बात महिलाओं की है, महिलाओं की चर्चा हो रही है, तो मैं कहना चाहूंगा एनडीए की सरकार ही है जिसने महिलाओं को अगर चारों तरीके से सशक्तिकरण करने का काम किया, चाहे वो पंचायत 10% आरक्षण देने हो या फिर उनको मातृत्व योजना देने के हो या फिर डोमिसाइल में उनको 35% आरक्षण देने के लिए या उनको स्वरोजगार के माध्यम से उनके आर्थिक सशक्तिकरण करने के रूप में। हमने सबसे ज्यादा अगर किसी एक एस्पेक्ट पे काम किया तो वो बिहार की महिलाओं को सभी रूप सारे तरीकों से उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और उनको सामाजिक रूप से साथ लेकर चलने का सबसे बड़ा काम अगर किया है वो बिहार में एनडीए की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने ये कार्य किया है और हमने ये डिलीवर किया है। अभी एक और बात मैं साथ चाहूंगा कि बिहार के जो नए 7.4 करोड़ दाता है वो 2 करोड़, उन सभी को नमस्कार करता हूँ और उन सबसे अपील भी करता हूँ कि इस चुनाव में मतदान अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जो फर्स्ट टाइमर वोटर है हमारे, उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मेरी बधाई भी देता हूँ, क्योंकि अब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं। उनका मत बहुत कुछ डिसाइड करेगा बिहार में। वो अब हमारे मतदान की प्रक्रिया के अव्वल हिस्सा बन चुके हैं। उन सबको फर्स्ट टाइम वोटर को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी बधाई है। आप पूरे बिहार वासियों से मेरी अपील है कि बिहार में एक सशक्त, अस्थायी और मजबूत सरकार थी जो पिछले 20 वर्षों से आप लगातार देख रहे हैं, जिसने बिहार में से एक विकसित राज्य बनाने के लिए बहुत ही जोरदार काम किया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। महिलाओं पे ठीक है, आप मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आज भी पहली पसंद एनडीए का खेमा ही बना हुआ है। मेरे साथ ठीक है, मेरे साथ अनुज तरुण भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। आपकी आवाज़ पहले नहीं आ पाई थी। जिस तरह से जब महिलाओं से प्रश्न पूछा गया कि आप किसको चुनना पसंद करेंगे, तो उन्होंने एनडीए के खेमे पर अपनी मुहर लगाई है, लेकिन जब सभी आयु वर्ग से पूछा गया, किसी तरह का लिंग भेद नहीं रखा गया हमने सर्वे में, तब एक अलग तरह की तस्वीर सामने आई। उसमें तेजस्वी जी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। 37% से अधिक लोगों ने तेजस्वी जी के नाम पर मुहर लगाई है। कितने उत्साहित हैं आप इससे? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। ठीक है, आपकी आवाज को पहले हम ठीक कराते हैं, शायद नेटवर्क का कुछ इशू है। जिस तरह से अगर बात की जाए कांग्रेस की मेहनत की, तो कांग्रेस की मेहनत भी कहीं ना कहीं नजर आई है। नदीम जी मेरे साथ हैं, यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नदीम जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। लगातार जो अधिकार यात्रा आपने निकाली, जनता के मुद्दों को जिस तरह से आपने समझा और जनता को समझाया, उसके बाद देखिए आपके महागठबंधन के चेहरे को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आप अब चुनाव में कितने आश्वस्त हैं और कितने आशान्वित हैं कि आपके पक्ष में हो सकता है? देखिए, चुनाव में हम और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन, हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार जनता वोट चोरों की सरकार को बदलेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार को लाएगी।
क्योंकि वोट चोरी एक ऐसा मुद्दा है जिसके जरिए, जिसके वजह से ये सरकार जनता के से जुड़े सारे मुद्दों को ये हटा देती है। पता होता है कि जनता से कोई सरोकार नहीं रखना है, जनता के किसी दुख सुख में साथी बने या ना बने, वोट चोरी के जरिए सरकार वापस आ जाएगी। लेकिन अब के जैसा आपने भी बताया कि हम लोगों ने और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचा दिया है, और आज ये बिहार में चुनाव होने जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा मुद्दा जो होगा वो वोट चोरी का होगा। क्योंकि वोट चोरी अकेले अपने आप में एक मुद्दा है, इसके साथ सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जब आप वोट चोरी सरकार बनाते हैं तो आपके जनता के किसी काम से आपका सरोकार नहीं रहता है, आपको युवाओं को रोजगार देने की बात आप नहीं करते, पेपर लीक होता रहता है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं, आपके यहाँ आए अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं, आपके यहाँ आए लॉ एंड ऑर्डर चरमराती चली जा रही है, आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि अंतोगत्ता एट द एंड ऑफ द डे मुझे वोट चोरी करके सरकार बना लेनी। लेकिन हमने और हमारे इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के जनता को ये बात स्पष्ट कर दिया है, ये सरकार वोट चोरी से बनती नहीं है। बिहार की जनता पूरी तरीके से नकारने वाली है, और इंडिया गठबंधन की सरकार एक अच्छे मार्जिन के 1/3 से जीत करके आएगी, और हम बिहार में जो पिछले 30 साल से शासन चल रहा है, जो गुंडा राज चल रहा है, उसको हम खत्म करके यहाँ पे स्वच्छ, साफ और अच्छी सरकार को देने का काम करेंगे। ठीक है। डॉक्टर विभय कुमार झा भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता एलजेपी के तौर पर। विभय जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में। जब हमने लोगों से पूछा कि भाई नीतीश तो आपकी पसंद नहीं, तेजस्वी आपकी पसंद नहीं, लेकिन चिराग पासवान जी को लेकर जनता के मन में क्या, तो जब ये सवाल पूछा गया तो 7.5% से ज्यादा लोगों ने चिराग पासवान जी के नाम पर भी मोहर लगाई है कि हम उनको भी मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। आप इससे कितने आशान्वित है, और ये साफ दिखाता है कि आपका संगठन बहुत मजबूती के साथ राज्य में काम कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो पार्टी है वो हम लोग एनडीए के पार्ट हैं। हमारे नेता अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन आपका जो ओपिनियन पोल है, थोड़ा सा हम लोग सरप्राइज जरूर हैं कि इस तरीके से इतना कम जो है हम लोगों का ये हो रहा है। लेकिन ठीक है, हम लोग आने वाले समय में हम लोग उसका इंतजार करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात मजबूती से बताना चाहता हूँ कि बिहार की जो जनता है 1990 से 2005 तक जिस तरीके से बदमाशी और गुंडागर्दी और आतंक का जो राज था बिहार में, वो दोबारा से वो लोग नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 20 साल जो लगातार जो काम हुआ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उसको फिर से कैसे आगे दोहराया जाए, एक टर्म और हो। इस टर्म में हम लोग जो है पलायन कैसे, जो इतना आगे पराकाष्ठा पर बढ़ गया था लालू जी के समय से, उसको किस तरीके से घर वापसी हो और वहां लोगों को रोजगार मिले, इस पे काम हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग 100% बिहार की जनता पे आश्वस्त हैं कि अब अगला जो टर्म होगा एनडीए का, उसमें जो है हम लोगों की एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। जहां तक चिराग पासवान जी की बात है, तो हम लोग एक एलजेपी कार्यकर्ता के रूप में लगातार बिहार से अलग अलग जो है जगह जगह हमारे अलग अलग कार्यक्रम हुए, आम सभाएं हुई, तो लोगों की एक डिमांड थी कि चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार बनाया जाए। लेकिन ये सभी एनडीए के घटक दलों में जो है फाइनल होगा। अभी हमारी जो मौजूदा जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जी जो मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में फिर से इस बार सरकार बनेगी एनडीए की। उसके लिए हम लोग आशान्वित हैं। बिहार की जनता ये कभी नहीं चाहेगी कि फिर से गुंडा राज और बदमाशी का जो राज जो लगातार जो लालू जी के समय में था, अपहरण एक उद्योग बन गया था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते थे, लोग दोबारा से वापस नहीं जो चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की सरकार बने और यहाँ पर मजबूती से काम हो। और गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और जो पंजाब जो विकसित राज्य है आजादी के बाद, वही अधिकार एक बिहार का भी था। तो उस बराबरी में जो एनडीए का जो अगला कार्यकाल है उस पर कार्य होगा। जी ठीक है। मेरे साथ अनुज तरुण जी भी अब यहाँ पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी जी, जिस तरह से देखिए, जब सर्वे किया गया महिलाओं के बीच में जाकर, तो उन्होंने एनडीए खेमे को सबसे ज्यादा पसंद किया। लेकिन जब हर आयु वर्ग के मतदाता से प्रश्न पूछा गया तो तेजस्वी जी के चेहरे को सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। आप इससे कितने उत्साहित हैं और आप कितने आश्वस्त हो जाते हैं कि जीत शायद इस बार आपकी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल हम बिहार बिल्कुल बदलाव के मूड में है और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक महिलाओं की बात आपने की, तो पिछले चुनाव में देखिए कि महिला जो वोट प्रतिशत है वो 1% का अंतर था। और इस बार अभी चूंकि आपने कब सर्वे कराया है मुझे नहीं पता, लेकिन एक तो है कि जिस तरह से चुनाव से पहले सितंबर का सर्वे, सितंबर का 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि चुनाव से पहले
लोग जो पैसे बांटकर वोट खरीदते थे, तो अभी आपने देखा कि कल चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले तक 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया गया। तो ये वोट खरीदने की साजिश है कुल मिलाकर। तो हो सकता है इसका प्रभाव हो, लेकिन ये पहला सर्वे नहीं है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, सी वोटर का सर्वे देखा होगा, पोल ट्रैकर का सर्वे देखा होगा, और इन सर्वे को छोड़ भी दीजिए तो आप ग्राउंड लेवल पे अपने रिपोर्टर को भेजिए, वहां आपको पता चलेगा कि बिहार बदलाव के मूड में है और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में देख रहे हैं। इसके पीछे कारण भी है। दरअसल क्या है कि हमारे जो नेता हैं युवा हैं और विजनरी हैं। आपने देखा नहीं कि जो भी एक नए विजन के साथ जनता के बीच में हम जाते हैं और उन जनता के बीच में जनता की समस्याओं को सुनकर हम चिन्हित करते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा हो, विद्यार्थियों के पलायन का मसला हो, या किसान का मसला हो, चिकित्सा का मसला हो, सब है जो कि जब हम योजनाओं में अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं तो ये सीधे क्या करते हैं, नकल करते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण देख लीजिए, बिजली हमने कहा वो देश में सबसे अगर अधिक बिजली कहीं महंगी है तो बिहार है, 6 रुपये 75 पैसे, पौने 7 रुपए के आसपास है वो। तो हमने कहा कि 200 यूनिट फ्री देंगे तो 125 रुपए कहते हैं। वृद्धा महंगाई से त्रस्त जनता को हमने कहा 1500 पेंशन देंगे तो 1100 पे आ गए ये। तो कुल मिला के नकल भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। और जिस महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आप याद करिए कि 1993 में माननीय लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे तो पंचायती महिला संशोधन बिल कौन लाया था? लालू जी लाए थे, जिसमें 33% रिजर्वेशन की बात कही गई थी। उसी का एक्सटेंशन ये बाद में कर रहे हैं ये। तो कुल मिला के सारी हमारी ही योजना है जिसको ये नकल करते हैं, लेकिन नकल भी ठीक से नहीं करना आता। दूसरी बात, ये विकास की बात कर रहे थे, सिर्फ विकास विकास रटिए मत, अब डेटा के साथ पेश करिए ना। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना सिर्फ विकास का मायने नहीं होता। आप पटना में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिए हैं, बाकी शहरों की स्थिति जाके देख लीजिए आप याद होगा कि बचपन में हम लोग सुनते थे 4 शहर यहाँ होता था, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, लेकिन उन शहरों, भागलपुर, उन शहरों की स्थिति आज जाकर देख लीजिए क्या नरकी हालत है। बरसात में जाकर देखिए ना अभी क्या स्थिति है। तो कुल मिला के आप जो सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आपका नेटवर्क शायद फिर से एक बार डिस्टर्ब हुआ है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक, बोलिए। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि जितने भी योजनाएं पहले की जो योजनाएं थी, चाहे अटल जी के समय का हो, यूपीए 1 की योजनाएं हो, यूपीए 2 की योजनाएं हो, वो जब क्रियान्वयन हो गया तो ये अपनी बजा रहा है कि हमने विकास कर दिया। हेलो जी, आ रही, बिल्कुल साफ आ रही। मिलाकर ये तो कुल मिलाकर समाज विरोधी लोग हैं, सोशल जस्टिस विरोधी लोग हैं। मैं भी एलजेपी को भी सुन रहा था। अब जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, जरा पूछिए, रामविलास पासवान जी का इतिहास पढ़िए। रामविलास पासवान किनके साथ थे? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के नारा लगा के सोशल जस्टिस की बात करते हैं। आज तो इनके पार्टी में सोशल जस्टिस है ही नहीं, नाम का है, दलित चेहरा रह गए हैं। और जब सीट की बात होती है तो कहते हैं दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये खुद अपना देखें ना, इनके पास दलित चेहरा क्या है, दलित एजेंडे पे क्या है? यही सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार, जो 8,800 करोड़ रुपया जो स्कॉलरशिप आता था SC/ST का, इन्होंने सड़क योजना में लगा दिया, महल योजना में लगा दिया, अन्य कार्यों में लगा दिया, और इनके नेता एक शब्द तक नहीं बोले, मुख्यमंत्री एक शब्द तक नहीं बोले। तो कुल मिलाकर देखिए ये सर्वे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मानसिक रूप से अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री है उसको बिहार की जनता कैसे चुन सकती है? मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत इज्जत करता हूँ, समाजवादी आदमी थे, बहुत सम्मानित नेता रहे हैं, लेकिन पिछले जो 6 महीने का या 1 साल का आप उठाकर देख लीजिए, उनकी जो हरकतें हैं, चाहे वो माथा पे गमला रखने की घटना हो, राष्ट्रगान में चलने की घटना हो, या मंच पे महिलाओं के साथ जो कि अभद्र टिप्पणी या व्यवहार की घटना हो, तो कुल मिला के बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि इस तरह के माइंडसेट वाले मुख्यमंत्री को हम चुनेंगे। तो कुल मिला के इनके पास तो कोई युवा है ही नहीं। एक युवा है जो अपनी पगड़ी का लाज नहीं रखते हैं, तो बिहार का लाज क्या रखेंगे? हमारे पास तो पूरा गठबंधन में युवाओं की फौज है। राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है, राजेश राम जी है, अखिलेश यादव है, तो तमाम युवा है। युवा के पास विजन है, रोजगार का विजन है, महंगाई से निपटने का विजन है, बढ़ता हुआ जो अपराध है। ठीक है, तो आप मतलब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े पैमाने पर सत्ता परिवर्तन की लहर इस बार देखने को मिल रही है। विपिन जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विपिन जी देखिए, अगर हम इस सर्वे को ध्यान से देखें तो इसमें महिलाओं की पसंद एनडीए खेमा है, लेकिन तेजस्वी जी तमाम आयु वर्ग के मतदाताओं की पसंद है। और जिस तरह से आरजेडी ने अभी अपना पक्ष रखा, तो कुछ ऐसा भी मुझे लगता है कि इस बार नीतीश जी और लालू जी लगता है ये आमने सामने खड़े हों, इन दोनों की इस बार प्रतिस्पर्धा हो रही कि भाई जनता किसको ज़्यादा पसंद कर रही है। नहीं, इसमें एक बात ज़रूर है कि साफ साफ लगता है कि तेजस्वी सबसे लोकप्रिय नेता है इनके बीच में। लेकिन एक थोड़ा सा सर्वे में एक बात और भी है कि हमें देखना पड़ेगा कि 2 बड़े गठबंधन इलेक्शन लड़ रहे हैं।
तो हमने एक गठबंधन से तीन कैंडिडेट उतार दिए हैं। आपके तेजस्वी यादव, बीजेपी के क्या नाम है, बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, और तीसरे जो है आपके नीतीश कुमार। तो आपने एक गठबंधन के 3 कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि जो दूसरा गठबंधन है महागठबंधन, उसमें अकेले तेजस्वी यादव हैं। तो हो सकता है कि वहाँ से आप किसी लेफ्ट के कैंडिडेट को भी उतार देते एक, तो उनका वोट कम हो सकता था। तो ये भी थोड़ा सा कई बार सर्वे में होता है कि वो जो महागठबंधन जो ये बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन है, इसके 3 कैंडिडेट हैं सीएम की रेस में, और उस गठबंधन का एक ही कैंडिडेट है। हालांकि मैं इससे कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ कि तेजस्वी इस वक्त सबसे लोकप्रिय नेता हैं बिहार के अंदर। ये तमाम दूसरे सूत्रों से, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ये लगता है कि अब नीतीश कुमार, जैसे कि होता है कि लोग एक ऊब जाते हैं किसी नेता से, जैसे बीजू पटनायक थे, कोई उन पर एलिगेशन नहीं था, साफ सुथरी छवि के थे, लेकिन इतने लंबे समय तक जो है राज करते करते और कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे, कुछ बदलाव नहीं हो रहा था, कोई बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही थी, तो आदमी एक बदलाव चाहता है फिर। तो कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को लेके कि नीतीश कुमार जैसे अब एक थके हुए से नेता नजर आते हैं, कोई नई बात उनके अंदर अब नहीं है, नया कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें 20 साल का बहुत बड़ा मौका मिल चुका है। वो नीतीश के लिए एक उनका माइनस पॉइंट है। और तेजस्वी क्या एक फ्रेश चेहरा है, एक नए ताज़ा चेहरा है, एक नया चेहरा है, तो उनकी बातों पर थोड़ा सा लोग ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये फर्क है नेता में। और वैसे जो हमारा लोकतंत्र है, इसमें कोई पहले नेता का तो चुनाव होता नहीं है, वो तो इलेक्टेड जो एमएलए होंगे, पोस्ट की प्रणाली है। हाँ, लेकिन हमने एक सिस्टम, हमने एक सर्वे के तौर पे एक इस तरह की चीज़ें इमर्ज हो गई है कि नेता कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। अमूमन इस लोकतंत्र में जो है चुनाव से पहले न मुख्यमंत्री चुने जाते हैं न प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन खैर, ये सर्वे के लिए एक चर्चा के लिए एक अच्छा मुद्दा है। और एक लोकप्रियता के हिसाब से अगर आज की डेट पे हमने जो भी सोर्स हमारे हैं, उनसे ये लगता है कि तेजस्वी व्यक्तिगत तौर पर वो ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन वो लोकप्रियता जो है तमाम सीटों पर कितनी सीटें उनकी बढ़ा पाती है, ये देखने की बात है। बिल्कुल। तो अमित जी भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि देखिए, एक तरफ नीतीश जी भी मजबूती के साथ खड़े हुए और एक तरफ तेजस्वी जी, कितना रोमांचक मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा? देखिए आलोक जी, मैं बताऊं कि इस बार का जो चुनाव है, उसमें अगर देखा जाए तो सितंबर के महीने में जो योजनाओं सरकार ने महिलाओं के लिए किया है, उस योजनाओं से महिलाओं में क्रेज नीतीश कुमार के प्रति अब भी बरकरार है। कहते हैं ना, नीतीश कुमार जी के साथ चुप्पा वोट जो है लोकसभा इलेक्शन में भी देखिए था, तो नीतीश कुमार जी के साथ ये चुप्पा वोट जो है, यही महिलाओं का वोट है। क्योंकि जब महिलाओं से पूछा जाता है कि आप किसको वोट देंगी, तो कहते हैं नीतीश कुमार जी। तो लोगों को ये भी पूछा हम लोग, हमारे लोगों ने सवाल में कि नीतीश कुमार जी तो अब रिटायरमेंट के एज में है, तो लेकिन महिलाओं ने कहा कुछ भी हो, नीतीश जी को ही हम वोट देंगे। तो महिलाओं की पसंद नीतीश कुमार ज्यादा रहे हैं। हालांकि महिलाओं में 3 वर्ग है, यदि हम अल्पसंख्यक वर्ग में जाते हैं, जब पूछते हैं, तो वहां पे पसंद में तेजस्वी यादव भी टक्कर में रहते हैं। तो तेजस्वी यादव नंबर 2 पे है महिलाओं की पसंद में, और नीतीश कुमार नंबर 1 पे है, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी बात ये भी है आलोक जी कि जब मुख्यमंत्री की पसंद की बात करते हैं, तो हमने जब जुलाई महीने में सर्वे किया था, दिखाया था, तो उस सर्वे से तो लगभग 1 से 1.25% की उछाल तेजस्वी यादव में आई है, और नीतीश कुमार लगभग बराबर पे ही ट्रेंड कर रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर में 5% की उछाल आई है मुख्यमंत्री की पसंद में। उस समय लगभग 13% लोग प्रशांत किशोर जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, अब 18.5% लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और सम्राट चौधरी की जो है उसमें गिरावट आई है। सम्राट चौधरी को तब 7.5% के आसपास लोग मानते थे, अब 5.25% के आसपास, 5.4% के लोग आसपास है। चिराग पासवान अपनी इमेज बरकरार रखे हुए हैं, लगभग नहीं बहुत ज्यादा फायदा तो बहुत ज्यादा नुकसान। तो हमें ये इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं उस पे सम्राट चौधरी पे, उनसे छवि को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है।
और अगर समय रहते इस पर नहीं वर्क किया गया तो हो सके जनता जब वोटिंग करने जाए तो बीजेपी को भी और एनडीए को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो तेजस्वी यादव है वो युवा चेहरे, फर्स्ट टाइम वोटरों की पसंद में अगर देखेंगे सर्वे में तो युवा ज्यादातर जो है उनको मानते हैं, जबकि बुजुर्गों में आज भी नीतीश कुमार का क्रेज है। बुजुर्ग और महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के प्रति आज भी विश्वास रखती हैं। तो इस बार का चुनाव में कॉन्टेस्ट बहुत कड़ा है। हाँ। और ये क्या अमूल चूक चेंजेस होगा वो आगे, और अभी क्वेश्चन का जवाब देखेंगे तो उसमें क्लियरिटी एक। और मैं विपिन जी को एक बार ये कहना चाहता हूँ कि विपिन जी, सर्वे से हम लोग मुख्यमंत्री और चुनते नहीं है, सर्वे से जब सिर्फ एक हम लोग मिजाज तय करते हैं कि हाँ जनता का रुझान किसकी तरफ है, जनता का जो है मिजाज में क्या है। और सर्वे एग्जैक्ट नहीं होता है, एग्जिट पोल भी एग्जैक्ट नहीं होता है। ये सर्वे सिर्फ एक जो है हम लोग बनाते हैं तो उससे गेस करते हैं कि हाँ अभी चुनाव हो। एक और जरूरी सवाल जब हमने जनता से पूछा कि आखिर जातीय आधार पर कौन किसके साथ है, क्योंकि बिहार में चुनाव हो और जाति समीकरणों की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जातीय आधार पर कौन किसके साथ है इसका भी हमने एक तरह से सर्वे किया, उसमें जनता ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। अगर हम बात करें ईबीसी वर्ग की तो 57% एनडीए के साथ नजर आया, 25% महागठबंधन के साथ, 8% जनसुराज के साथ और 10% अन्य के साथ जाने के लिए तैयार है। अगर अगड़ा की बात करें तो ये 52% एनडीए के साथ, 16% महागठबंधन के साथ, 26% जनसुराज के साथ और 6% अन्य के साथ जाने के लिए तैयार है। अगर महादलित की बात करते हैं तो 40% एनडीए के साथ, 37% महागठबंधन के साथ, 16% जनसुराज के साथ और 7% अन्य के साथ। गैर यादव ओबीसी की बात करें तो 60% एनडीए के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वहीं 17% महागठबंधन के साथ, 14% जनसुराज के साथ और 9% अन्य के साथ जाने को तैयार है। अगर पासवान की बात करें तो 64% एनडीए के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, 22% महागठबंधन के साथ, 9% जनसुराज के साथ और 5% अन्य के खाते में जाने को तैयार है। अगर यादव वोट बैंक की बात करें तो 12% एनडीए के खेमे में ट्रांसफर होंगे, लेकिन 76% यानी सबसे बड़ा जो इसका हिस्सा है वो महागठबंधन के पास जाएगा। अगर जनसुराज की बात करें तो इनके खेमे में भी लगभग 10% जा सकते हैं, जो लगभग एनडीए के बिल्कुल बराबर ही है, और 2% अन्य के खाते में जाएंगे। अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो केवल 7% एनडीए के खेमे में ट्रांसफर होगा और लगभग 74% महागठबंधन के खाते में, 12% जनसुराज के खाते में और 7% अन्य के खाते में ट्रांसफर होने को तैयार है। अगर इन आंकड़ों को हम ध्यान से देखें तो अनुज जी मेरे साथ यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आपको क्या लगता है कि जाति समीकरणों के हिसाब से भी आपका गठबंधन कितना मजबूत है, और क्या इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही तमाम उन प्रत्याशियों पर दांव लगाया जाएगा जो आपको चुनाव जिता पाए? देखिए, हम जाति समीकरण में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जनता के मुद्दों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी है। विपक्ष के जो लोग हैं वो साजिश के तहत तो बार बार कहते हैं कि माई समीकरण हमारा मेन मुख्य समीकरण है। ऐसी बात नहीं है। आज आपने जो सर्वे किया जिसमें एक नंबर पे सर्वे में दिखाया जा रहा है उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा है नई दृष्टिकोण है जो युवा को नौकरी की बात करता है। वो सभी युवा हैं, किसी भी धर्म जाति के युवा होंगे उनको नौकरी मिलेगी। यदि महंगाई पे हम बात करते हैं तो महंगाई से राहत सभी को मिलेगी। यदि हमारे माई बहन मान योजना है तो कोई भी महिलाएं हैं उनको मिलेगा, क्योंकि महंगाई से त्रस्त महिलाएं जो किचन नहीं चला पा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई में छोटे छोटे जरूरत की चीजें नहीं पूरा कर पा रही, तो उन सबको लेकर के हमारे तमाम धर्म के लोग जो हैं और जाति के लोग हैं सब हमारे साथ हैं। A to Z की पार्टी है आरजेडी है। आरजेडी कभी ये नहीं कहती कि हम जाति विशेष पे केंद्रित हैं। ये अलग बात है कि जब आप समीक्षा करते हैं तो आप अधिक लोगों का झुकाव देकर आप उसमें वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं कि इस जाति का इतना % इनके साथ है। तो हमारे लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है और बार बार हम मुद्दे की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। आपने पहले भी देखा कि 17 महीने की सरकार में हमने रोजगार दिया, उसमें सभी जाति धर्म के लोग थे। ऐसी बात नहीं है। और अगर महिलाओं की विकास की बात करिएगा, सम्मान की बात करिएगा, तो हम 2500 रुपया पर महीना हम देने की बात करते हैं, तो साल के लगभग है जो कि 30,000 रुपये हो जाते हैं। अब 10,000 रुपया देकर कह रहे हैं कि उद्योग शुरू करेंगे, जबकि वो भी कर्ज है। इससे पहले भी जीविका दीदी लोगों पे कर्ज है, क्या कर्ज माफ नहीं किया जा सकता है? तो उसको इंटरेस्ट उनको चुकाना पड़ रहा है और फिर जो कि 10,000 रुपया का कर्ज दे रहे हैं। तो कुल मिला के महिलाएं भी समझती हैं कि क्या सही योजना है और क्या गलत योजना है, क्या चुनावी घोषणाएं हैं और क्या है जो कि चुनावी घोषणाओं में है जो कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे लोग समझते हैं, हमारे वोटर समझते हैं
तो इस बार देखा नहीं कि SIR के मुद्दा पे भी हमारे लोग कैसे जन आंदोलन तैयार कर दिया। हम वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, लेकिन लोग जुड़ते गए और एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो बिहार में तो बिल्कुल लोग एकदम एक नारा के साथ हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, और बिहार परिवर्तन की तरफ देख रहा है और युवा है ये हमें उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ठीक है धीरज जी, आपको क्या लगता है जाति समीकरणों के हिसाब से क्या वो तमाम प्रत्याशी आपके पास हैं? देखिए जब कोई योजना बनाई जाएगी उसका लाभ तो पूरे जो बिहार की जनता उसको मिलेगा, लेकिन जाति समीकरणों के हिसाब से क्या आपके पास एक बड़ा रोड मैप है कि उन प्रत्याशियों पर ही दांव लगाया जाएगा जो अपने क्षेत्र में जीत को सुनिश्चित कर पाए? देखिए हमारा बहुत ही स्पष्ट कहना है कि हम सबके साथ का विकास के विश्वास की बात, हम जाति पाति करते हैं। राष्ट्रीय जनता प्रसाद यादव जी जब शुरू में आए थे तो सामाजिक रूप से नेता थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, डॉक्टर विभय कुमार भी यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विभय जी, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में इस बार बिहार में जो चुनाव होगा वो मुद्दों के आधार पर होगा या जाति समीकरणों का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार के चुनाव की एक राजनीतिक मजबूरी भी है? देखिए आलोक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महागठबंधन वाले यहाँ बैठे हैं, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी ये बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। 1990 से लेके 2005 तक जो लगातार ये लोग जो जातिवाद, जो कास्टिज्म जिन लोगों को फैलाया, जिसकी मार बिहार जो है दंश की मार अभी तक झेल रहा है। तो जातिवाद, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े, दिल्ली में रहे, यहाँ पर किसी से कोई मिलता है तो जहन में आता है कि ये किस राज्य के हैं या आप कहाँ के रहने वाले हैं। बिहार आप कुछ दिन रहिए, अगर 2-4 महीने अगर आप रहेंगे, आपको आभास हो जाएगा, बैठते ही आपके जहन में आएगा, आपके भी होने लग जाएगा कि मैं जो अब जाता हूँ या अब तो मैं रहने ही लगा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे भी दिमाग में आता है कि ये किस जात के लोग बैठे हैं मेरे बगल में। तो वहां पूरा का पूरा जातिवाद और कास्टिज्म में पूरा झकझोर कर रख दिया है कांग्रेस और जो आरजेडी के लोग। कांग्रेस भी उतनी ही जो है बराबर की हकदार है, लेकिन जो एनडीए है, जो हमारी पार्टी एलजेपीआर, हमारे नेता चिराग पासवान जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि आजादी के बाद जिस तरीके से बिहार के लोग तो इतने अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बिहार जिस तरीके से पीछे चला गया, जातिवाद में जो है धकेल दिया, कास्टिज्म में धकेल दिया, इस राज्य को किसकी जो है नजर लग गई। यहाँ पर क्या है कि यहाँ विकास की बात चाहिए, यहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए। अब देखिए ना, 14 करोड़ की आबादी है, 8 करोड़ भी लोग नहीं है, कहाँ चले गए लोग भागने लग गए यहाँ। तो यहाँ कास्टिज्म, लेकिन उस कास्टिज्म में याद देखिए, अब यादव जी हो चाहे MY समीकरण के आपके इनके मुस्लिम हो, इन लोगों ने अपने घर का विकास किया। यादव आप बता दीजिए कौन से यादव परिवार का विकास हुआ है इनके अलावा, लालू जी परिवार के अलावा, मुस्लिम नेता जो इनके हैं उनके परिवार के अलावा बता दीजिए। लेकिन आप एनडीए में देखेंगे तो यहाँ भाजपा में आप देखिए मोहन यादव जी वहां मध्य प्रदेश में है, ये कि वहां CM है, यहाँ नंद किशोर यादव जी हैं। इसमें बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर हैं, शाहनवाज हुसैन साहब हैं। हमारे LJP में भी जो है हर जात हर धर्म को लेके हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन लोगों को विकास से मतलब नहीं है, इस राज्य को इन लोगों ने पूरा कास्टिज्म में धकेल दिया है, और कास्ट के ही थ्रू ये लोग राजनीति अभी भी करना चाहते हैं। इस तरीके से जो है इस बार इनकी ठीक है, मतलब कास्ट के आधार पर चुनाव निश्चित तौर पर होने वाला है। मेरे साथ नदीम अंसारी जी में। नदीम जी, आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में कास्टिज्म का जो फैक्टर है वो इस बार भी काम करेगा? क्योंकि बड़ा आरोप आपकी पार्टी के ऊपर भी इन्होंने लगाया कि भाई जाति को आपने चुनाव के साथ ऐसा जोड़ दिया कि इसको अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए, अभी हमारे LJP के साथी बता रहे थे कि हमने जातिवाद को प्रोत्साहन कर दिया, हमने जातिवाद को आगे किया। ये बताएं कि इनकी जो पार्टी है इसमें परिवारवाद कैसा है? तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देना बहुत आसान होता है। अब ये बताइए कि जो सरकार पिछले 20 सालों से गवर्नमेंट चला रही है, आज जब चुनाव के दहलीज पे बिहार खड़ा है, तब ये जनता को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सरकार 20 सालों में काम की होती तो पहली बात तो ये कि ये सरकार 2000 के पहले यानी 2005 के पहले की बात ये नहीं करते। अभी इनको ये बताना चाहिए था कि 20 सालों में हमने क्या क्या डिलीवर किया। तो इन्होंने डिलीवर के नाम पे क्या किया? युवाओं को लाठी दी, पेपर लीक कराया, महिलाओं पर अत्याचार किया, यहाँ गुंडा राज फैलाया, और उसके बाद ये बात करते हैं कि हम सुशासन की सरकार लाते हैं। अब इनका जो पूरा का पूरा एजेंडा था वो फेल हो गया है, इसलिए ये चुनावी मौके पर 10,000 महिलाओं को देने की बात करते हैं। इन्होंने शराबबंदी की बात, शराबबंदी कितना बिहार में बंद है ये हमारे आप या किसी भी पैनल के भाइयों से छुपा हुआ नहीं है। तो ये एनडीए की सरकार, ये गुंडा राज की सरकार है, ये पूरी तरीके से हर मामले में विफल है। और विफलता का ये एक राज है
जो अभी हम लोगों ने खोला है कि ये वोट चोरी से सरकार बनाते हैं। तो ये हमेशा ये सोचते थे कि हमको जो चाहिए, जैसा डिक्टेटरशिप चाहिए हम वैसे डिक्टेट कर देंगे, चुनाव आएगा वोट चोरी कर लेंगे और वोट चोरी के बाद हम सरकार बना लेंगे। लेकिन अब इस बार जो 2025 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें इनको वोट चोरी का सहारा ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा हमने जनता के बीच में लाके रख दिया है। इसी की देन है कि ये अभी चुनाव के इवनिंग में आकर के इस बात की घोषणा करते हैं कि हम 10,000 देंगे, ये करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सरकार पिछले 20 साल चला रहे हैं, उनको आज व्हाइट पेपर लाने की जरूरत थी, उनको अपने कामों को गिनाने की जरूरत थी। तो कामों को गिनाने के बजाय वो वादे कर रहे हैं। वादा अगर हम करें तो ये कुछ हद तक सही है, मतलब कामों के आधार पर भी इस बार मतदान होगा और जाति की बात तो होगी, लेकिन कामों पर ज्यादा बात होगी। मनोज जी, जिस तरह से अगर हम इस सर्वे को ध्यान से देखें तो हर एक जाति वर्ग का अच्छा खासा सपोर्ट आपकी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, आप इससे कितने आश्वस्त हैं? जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। जो महागठबंधन वाले हैं चाहे एनडीए वाले जो बोल रहे हैं, एक तो जाति की राजनीति करते हैं और दूसरा धर्म की राजनीति करते हैं। जो आपके डेटा में भी दिख रहा है कि कौन जातियां किसके साथ सटी हुई है, कौन सा धर्म किसके साथ सटा हुआ है। जन स्वराज ऐसा पार्टी है जो बिहार में आया है, इन चीजों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जब ये तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जब इनको लग रहा है कि जातीय समीकरण या धर्म के नाम पर इस राजनीति को साधा नहीं जा सकता है, तब ये इनकार कर रहे हैं कि भाई हम तो जाति से कोई मतलब नहीं रखते। ये जातीय उन्माद इन लोगों ने फैलाया, धर्म उन्माद इन लोगों ने फैलाया। अगर इन लोगों ने अब तक 15 साल आरजेडी की सरकार थी, उसके साथ 20 साल एनडीए की सरकार है, इन लोगों ने अगर मुद्दों पर काम किया होता तो बिहार की स्थिति आज ऐसा नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात आपको ये बता दें कि एनडीए वाले जो बार बार कहते हैं, दो ही मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ते हैं, दो ही मुद्दों पर उनका डिस्कशन होता है। पहला है कि जंगल राज आ जाएगा, और दूसरा मुद्दा इनका है सड़क और बिजली। सड़क बिजली 2005, 2010, 15 तक उन्होंने खत्म कर दिया था। उसके बाद उसी के नाम पर ये चुनाव लड़ते हैं कि भैया जंगल राज आ जाएगा, हमने सड़क बिजली की। क्या पलायन रुका? 1990 में भी बिहार पिछड़ा का पिछड़ा था, और 2025 है, सरकार नदीम जी आपके पास आ रहा हूं, रुकिए थोड़ी देर, बदलती रही। 2025 का 25 पिछड़ा का पिछड़ा रास्ता है, तो इनको कहने से कुछ नहीं है, इसलिए जनता ने इसको प्रयास कर रही है। ठीक है विपिन जी, जिस तरह से जाति पर अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और इस सर्वे में भी ये साफ हुआ है कि जाति को चुनाव से अलग नहीं किया जा सकता है, आपको क्या लगता है कि इस बार किस गठबंधन को ज्यादा फायदा या किसको ज्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए, एक बुनियादी जो जनाधार है जो पार्टियों का जातिगत आधार पे, वो आरजेडी हो, वो जेडीयू हो, या वो फिर बीजेपी हो और चिराग पासवान की पार्टी हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिहार की पॉलिटिक्स में देखा होगा कि हमेशा 3 केंद्र रहे सत्ता के, एक बीजेपी रही, एक लालू यादव रहा और एक नीतीश कुमार रहा। और नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार का जनाधार 10% के आसपास होगा, 5-6% उनके जाति के वोट हैं, और बाकी उनकी ऑनेस्ट एक ईमानदार छवि, और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को लेकर, वो अकेले सामाजिक न्याय के अकेले ऐसे नेता थे वो जिन्होंने उस वक्त विमेंस रिजर्वेशन को सपोर्ट किया। तो नीतीश कुमार का वो करीब 10% जो वोट नीतीश कुमार के साथ है, वो 10% जब भी वो बीजेपी गठबंधन के साथ गया तो उनकी सरकार बन गई, और जब वो लालू गठबंधन के साथ गया तो लालू की सरकार बन गई। तो वो 20 साल तक इस बैलेंस पर सत्ता चलाते रहे। ये संतुलन उन्होंने बना के रखा कि कब जो है लालू की पार्टी के साथ जाना है, कब बीजेपी के साथ जाना है। तो ये उनका बुनियादी सवाल था। लेकिन ये ज़रूर है कि 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि शुरू में लोगों ने एक रिलीफ महसूस किया लालू यादव के जाने से, कि उसके बाद जो है कुछ घटनाएं कम हो गई, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, महिलाओं को जो है कुछ सुविधाएं जो है नीतीश का फोकस रहा महिलाओं पे, उनको सिलाई मशीन बांटना, उनको और कई तरह की सुविधाएं देना। उस तरह एक मुफ्त कोई पैसा तो नीतीश ने नहीं दिया, लेकिन महिला वोट बैंक पर उनकी हमेशा नज़र रही और महिलाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी हमेशा। तो नीतीश ने कोशिश की अति पिछड़ा को अलग करने की, पिछड़े से महादलित को अलग करने की,
तो उन्होंने एक नए वोट बैंक क्रिएट करने की, ताकि इस जाति का मौजूदा जो ढांचा है उसको कुछ तोड़ सकें उसको, और एक नया गठबंधन जो है जातियों का बना सके। इसमें जो है बीजेपी का जो वोट बैंक था, प्रकाश वोट बैंक, और बीजेपी का जो पूरा जो कार्यकर्ता था, जो आरएसएस का कार्यकर्ता था, उसके समर्थन से नीतीश कुमार वहाँ एक मजबूत नेता के तौर पर अब तक बने हुए हैं। लेकिन अब ये ज़रूर है कि इस इलेक्शन के बाद अब नीतीश की वो चमक अब नहीं रही, और दूसरी बात कि बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि नीतीश को छोड़कर कोई नया चेहरा सामने लाए। हालांकि अभी भी उन्होंने नीतीश को यही कहा कि नीतीश के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ। लेकिन अभी भी बीजेपी ने ये स्पष्ट नहीं किया कि चुनाव के बाद नीतीश उनके मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, एक बिल्कुल। और धीरज जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे लेकिन आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। हम सबका साथ, सबके विश्वास को साथ लेकर चलने वाले थे। अभी मैं अपने जनता को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि ये धर्म की राजनीति। दिन पूर्व इनके हैं किशोर, वो कह रहे थे आरजेडी जिन अगर मुस्लिम हम वहां प्रत्याशी, तो धर्म की राजनीति ये इनको जवाब मैं देना चाहता हूँ। प्रवक्ता राष्ट्रीय आदरणीय अनुज के विकास क्या क्या सर को सबसे पहले राघोपुर में का पुल बना है के लिया, तो उससे नेता है, माता जी भी रहे। जब 2005 सरकार गई थी, जो कुल सड़कें 12,000 किलोमीटर हमने अपने बढ़ा के 28, ये मैं बता रहा हूँ जो टोटल रहा वो 1 लाख पर रहा। आज बिहार में 6 बन रहे हैं। गंगा नदी पे सिर्फ के पास एक आज ठीक है, आपकी आवाज को हम ठीक कराते हैं क्योंकि आपकी आवाज अभी भी लगातार ब्रेक हो रही है, तो ज्यादा समझ में नहीं आ रही। मैं आपके पास वापस आता हूं। अमित जी मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं सर्वे एक्सपर्ट के तौर पर। अमित जी देखिए, अब जाति समीकरणों की बात करें तो दोनों गठबंधन के पक्ष में कहीं प्लस है तो कहीं पर माइनस है। आपको ये फैक्टर कितना प्रभावी लगता है चुनाव में? अगर हम बिहार की बात करते हैं तो क्या ये निश्चित तौर पर वो फैक्टर है जो अन्य मुद्दों से भी आगे बढ़ जाएगा? जी आलोक, बिल्कुल वो मुद्दा है, क्योंकि कहते हैं कि बिहार के लोगों की एक पहचान रहती है। बिहार के लोग क्या करते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो वोट है अपना वो जाति में देना पसंद करेंगे, और बेटी को जाति में देना पहले प्रायोरिटी होती है उनकी। दूसरी बात ये भी समझना पड़ेगा हमें कि ये जातिगत समीकरण है क्या। तो देखिए 30 साल भले ही आरजेडी सत्ता में नहीं है, लेकिन उसका मुस्लिम यादव जो गठजोड़ है, समीकरण है, वो वोटों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उस वोटों में नीतीश कुमार सेंध नहीं लगा पाए, 20 साल तक शासन किए फिर भी नहीं कुछ कर पाए, तो उसका वोट वो इंटैक्ट है। पासवान वोटर जो है, चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान स्वर्गीय जी थे, तो पासवानों के नेता थे। आज भी चिराग जी जिधर जाएंगे पासवानों का झुकाव उधर जाया जाता है। सबसे बड़ी इस बार देखने वाली जो है कि जो महादलित का वोट है, उस वोट में महागठबंधन कुछ सेंध लगा रहा है, और जो दलित वोट में जो सेंध लगा रहा है उसका कारण एक है कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, कांग्रेस का जो है, देखिए शुरू से कांग्रेस का पूर्ण वोटर बैंक रहा है महादलित और ओबीसी का एक वर्ग, लेकिन वो वोट छिटक गया था कांग्रेस से। राहुल गांधी ने जो यात्रा कहीं ना कहीं उनका झुकाव राहुल के प्रति हुआ, लेकिन उनमें अभी भी कुछ लोगों में डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा न हो कि आरजेडी की सरकार आ जाए तो हमारा शोषण हो जाए। इसीलिए एक उसका वर्ग जो है महादलित का, वो बीजेपी पर आज भी ज्यादा भरोसा करता है, एनडीए गठबंधन पे, उस पर। दूसरी बात हम देखिए, आप देखिए अग्रणी जातियों में जो है प्रशांत किशोर बहुत बड़ा सेंध लगा रहे हैं। 26% वोट अग्रणी जातियों का यदि प्रशांत किशोर जी के पास कंसोलिडेट होकर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो भी पार्टी सही तरीके से लगाएगी, जिसके भी प्रशांत किशोर जी माहिर खिलाड़ी है, वो अपने सीटों को कन्वर्ट करने में कामयाब होगी। देखिए यादव और मुस्लिम वोटों में प्रशांत किशोर जी बहुत ज्यादा सेंध नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम का वो वोट प्रशांत किशोर जी के पास जाएगा जो नीतीश कुमार जी के पास था।
क्योंकि जब से वक्त कानून में नीतीश कुमार जी सेंट्रल में सपोर्ट किए तो मुस्लिम लोगों में एक कंफ्यूजन था और नीतीश कुमार के प्रति जो है उनका झुकाव खत्म हो गया। तो नीतीश कुमार जी से वो वोटर जो है आरजेडी में जा नहीं सकता था, नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रह सकता था, वो प्रशांत किशोर जी के ऊपर सिद्ध हो रहा। ठीक, इस चुनाव में ये भी देखने वाली बात होगी आलोक जी की जो भी वोटर, देखिए 22-24% वोटर हमेशा ऐसे रहे हैं जो कि न महागठबंधन को वोट देते हैं न एनडीए को देते हैं। उन वोटरों का एक मेजर चक जो है देखेंगे अगर आप समीकरण में, तो वो प्रशांत किशोर जी को विकल्प के रूप में देख रहा है। जी आलोक, बिल्कुल। अब सबसे अंतिम सवाल पर आते हैं जिस पर लगातार बिहार की जनता की और देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर इस पूरे सर्वे के बाद जनता किसको इस बार विकल्प बनाने वाली है। वो सवाल भी हमने जनता से पूछा और ये जानने की कोशिश की आखिर बिहार के जनता के मन में क्या है, वो आखिर किसको इस बार सरकार बना सकती है। तो प्रमंडल के हिसाब से हमने हर एक प्रमंडल का आंकड़ा पेश करने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। अगर हम बात करें किस प्रमंडल में किसको कितनी सीट है, तो सबसे पहले पूर्णिया प्रमंडल की बात करते हैं। यहां पर 24 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 7 एनडीए के खाते में, 14 महागठबंधन के खाते में, 1 जनसुराज के खाते में और 2 अन्य के खाते में जा सकती हैं। अगर कोसी प्रमंडल की बात करें तो 13 विधानसभा सीटें यहां पर, 6 एनडीए के खाते में, 7 महागठबंधन के और जनसुराज को यहां पर शायद और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी खाता खुलेगा और अन्य के खाते में भी कोई सीट जाती हुई नजर नहीं आती। अगर हम बात करें यहां पर भागलपुर की 12 सीटें, जिसमें से 7 एनडीए के खाते में, 5 महागठबंधन के खाते में और जनसुराज और अन्य को यहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर सीटें चाहते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें मुंगेर की, मुंगेर में 22 विधानसभा सीटें हैं, 9 एनडीए के खाते में, 11 महागठबंधन के खाते में, 1 जनसुराज के खाते में और 1 अन्य के खाते में जा सकती है। तिरहुत की बात करें, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें 49 विधानसभा सीटें, यहां पर 25 एनडीए के खाते में, 21 महागठबंधन, 2 जनसुराज के खाते में और यहां पर अगर अन्य की बात करें तो 1 सीट यहां पर मिल सकती है। दरभंगा की बात करें, 30 विधानसभा सीटों में 17 एनडीए के खाते में, 11 महागठबंधन के खाते में यहां पर जाती हुई नजर आ रही है और इसके साथ ही 1 जनसुराज के और 1 अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। सारण की बात करें, 24 विधानसभा सीटें हैं इस प्रमंडल में, इसमें 9 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 15 महागठबंधन के खाते में और जनसुराज और अन्य को यहां पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर मगध प्रमंडल की बात करें, यहां पर 26 विधानसभा सीटें हैं, 5 एनडीए के खाते में, 19 महागठबंधन के, 2 जनसुराज के और अन्य के खाते में कोई भी सीट यहां पर जाती हुई नजर नहीं आती है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रमंडल पटना भी है जिसमें 43 विधानसभा सीटें हैं, इसमें 17 एनडीए के खाते में, 23 महागठबंधन के खाते में, 2 जनसुराज के खाते में और 1 सीट यहां पर अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही। अब अगर इनको हम अगर हम इसका एक ग्रैंड टोटल निकालते हैं तो एनडीए के खाते में 102 सीटें जा सकती हैं, इसमें प्लस और माइनस 5 सीटें हो सकती हैं, यानी यह आंकड़ा 97 भी हो सकता है और यह आंकड़ा 107 भी हो सकता है। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 126 सीटें इनके पास जा सकती हैं, ये 121 भी हो सकती हैं या 131-32 भी हो सकती हैं, इसलिए प्लस माइनस 5 यहां पर हो सकती हैं। अगर हम जनसुराज की बात करें तो 9 सीटें यहां पर हो सकती हैं, लेकिन ये 7 भी हो सकती हैं या फिर 11 भी हो सकती हैं, मतलब प्लस माइनस 2 का यहां पर रेशियो रह सकता है। अगर अन्य की बात करें तो 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, इसमें प्लस माइनस 2 हो सकता है, यानी ये सीटें 8 भी हो सकती हैं या फिर ये सीटें 4 भी हो सकती हैं। तो ये एक पूरी तस्वीर निकलकर सामने आती है। अब सबसे पहले मैं अनुज जी आपके पास आता हूं कि आपकी सरकार बनती हुई जनता के हिसाब से नजर आ रही है, इसके बाद आप कितने उत्साहित हैं और आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने काफी मेहनत की होगी तब ओपिनियन पोल में जनता का मूड इस तरह का सामने आया है? जी बिल्कुल सही, आपका सर्वे सही है, लेकिन इसमें मैं बार बार जोड़ता हूं कि 2025 से 23 तेजस्वी 235, तो सर्वे के हिसाब से तो हम लोग का जो सर्वे है 235 का है और हम बिल्कुल पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और इसमें उत्साह की बात नहीं है। दरअसल की चुनौतियां बहुत है कि 20 सालों में जो विकास का कार्य होना चाहिए, जिस रेशियो में होना चाहिए, वो बिहार को कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा की बदहाली देख लीजिए, मजदूरों के साथ साथ विद्यार्थियों के जो कि पलायन है इस बिहार से। आप देखिए ना, यहाँ जितने भी कॉलेजेस हैं सब में सेल्फ फाइनेंशियल कोर्स हैं, बच्चे खुद पेड करके जो कि पढ़ते हैं और ये कहेंगे कि हमने शिक्षा की व्यवस्था बहुत सुधार दी। तो बहुत बुरा हाल है। मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सारे के सारे सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं। एग्जाम हो रहा है तो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा हो रहा है, यदि चपरासी बहाल हो रहा है तो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा हो रहा है, चौकीदार सुरक्षा के लिए तो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा हो रहा है। कहने को रह गया है कि विश्वविद्यालय आपका सरकार का है, सरकारी है, लेकिन सारा का सारा काम है जो प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से हो रहा है। जिन्होंने शिक्षा का तो बुरा हाल कर दिया है।
तो हमारा जो फोकस है, मेन बात है शिक्षा, रोजगार, महंगाई, अस्पतालों का कंडीशन देख ही रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जब आए थे उसके पहले जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जब सर्वे कर रहे थे, बदहाली दिखाई दिए थे। आप देखे होंगे कि दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है मुजफ्फरपुर में, उसको बेड मुहैया नहीं कराया जाता है। तो ये कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी चूंकि हम जनता के बीच में हैं भी और इस तरह के कई सारे मुद्दों को पहचान रहे हैं और इन तमाम चीजों को ठीक करना होगा हमें। देखिए 17 महीने की सरकार बनी थी तो हम रोजगार के लिए काम किए, यही कहते थे ना, पैसा कहाँ से अपने बाप के घर से लाओगे, लेकिन हमने लगभग 4 से 5 लाख नौकरियां दी ना। तो हमारे पास चुनौतियां बहुत है, करने के लिए बहुत कुछ है। और खास करके इन्होंने जो इनके पास 2 ही स्लोगन है, 2005 से पहले कुछ था जी, और 2005 से पहले चारा घोटाला और जंगल राज। जबकि सच्चाई ये है कि अपने 20 साल में जो एक जनरेशन तैयार होता है वोटर का 18 साल में, उस जनरेशन को इन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया, उसकी कोई गाथा नहीं सुनाएंगे, लेकिन पिछली चीजों को कि नई चीजों के वर्तमान के साथ जस्टिफाई करेंगे। अरे भैया हम तो मानते हैं कि 20 साल से सत्ता में नहीं है, आपने गलत नैरेटिव फैलाया, जनता ठीक है, मतलब ये एक नैरेटिव कहीं ना कहीं बैकफायर करने वाला है। समय थोड़ा सा कम है, इसलिए धीरज जी अब आपसे जानना चाहूंगा कि 20 सीटें आप पीछे रह सकते हैं महागठबंधन से, क्या इसकी तैयारी अब की जाएगी या इसकी तैयारी पहले से है? देखिए अभी दिल्ली दूर है, अभी चुनाव होने का है, और मैं मुझे बस 1-2 पंक्तियों में अपनी बात कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे को मिलने समंदर भी आएगा, हम थक के बैठने वाले नहीं मुसाफिर हैं, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो सब ये आंकड़े जो होंगे बदले हुए नजर आएंगे, क्योंकि एनडीए की सरकार ने बिहार में लगातार विकास नहीं किया, इसको एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाया है। अभी हमारे सर कह रहे थे कि जंगल राज की बात करते हैं, अरे तेजस्वी यादव जी तो युवा नेता है, वो मन से क्या कहते हैं कि साहबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद, उनके नेता भूरा बाल साफ कर देने का नारा लगाते हैं, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो दिखा देंगे, लाठी घुमाते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं? हम जंगल राज रिकॉल नहीं करते हैं, ना हम जंगल राज की बात करते हैं। जंगल राज तो आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप जेस्चर दे रहे हैं, आप इंगित कर रहे हैं उसको। रही बात जो विकास की बात आपने कही, राघोपुर, मैं उदाहरण देके कहता हूँ कि राघोपुर में पुल नहीं था, लोग नाव से आते थे, हमने सड़क से जोड़ने का काम किया है, एनडीए किसी सरकार ने जोड़ने का काम किया है। हमको अपने कार्यों में पूरी तरह से विश्वास है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हम बिहार में सरकार बनाएंगे और फिर तो मैं वही शायरी दूंगा। मतलब आप भी आश्वस्त हैं कि अभी आंकड़े बदल सकते हैं, आपके फेवर में आ सकते हैं। विभय जी, आपसे बिल्कुल बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगा कि हो सकता है आपके संगठन को, आपकी पार्टी को और ज्यादा मेहनत करना पड़े, क्योंकि आपका गठबंधन थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे विभय जी? आपका फोन शायद म्यूट है। आवाज आपकी नहीं आ रही अभी। ठीक है मनोज जी, जिस तरह से अगर हम इस पूरे सर्वे को देखें तो सरकार बनाने की स्थिति में तो आपकी पार्टी नहीं, लेकिन एंट्री बहुत जोरदार हुई है आपकी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। ये स्पष्ट ये है कि लोगों का रुझान जन स्वराज की तरफ आ रहा है, नई पार्टी की तरफ आ रहा है, क्योंकि 35 सालों से इन दोनों की सरकार है, एक दूसरे को डरा धमका के, एक दूसरे का वोट लेकर के सत्ता में काबिज हो रहे हैं। और आप देखेंगे 20 सालों में लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी बढ़ी है, जागृति भी बढ़ी है। ये अब समझ गए हैं कि जाति पाति धर्म में कुछ नहीं रखा हुआ है। हमको भाई यहाँ पलायन रोकने के लिए कोई व्यवस्था चाहिए, यहाँ पे जो शिक्षा उत्तम हो वो होनी चाहिए। 60,000 करोड़, प्रोफेसर साहब बता रहे थे, अपने दुख रो रहे थे क्या कॉलेज का स्थिति है। हमें देख करके बहुत दुख होता है कि हमारे बिहार में अभी तक जो 3 साल का सेशन होता है, 5 साल में, 6 साल में, 4 साल में होता है, उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाए। 60,000 का बजट है सर बिहार सरकार में शिक्षा का। तो इस शिक्षा से पढ़ करके 5-6 बच्चे भी अच्छे मार्क्स से IIT या नीट या फिर दूसरा एग्जामिनेशन नहीं निकालते हैं। तो ये शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब कर दी है इन्होंने कि इस व्यवस्था पर किसी को विश्वास नहीं होता है। कानून व्यवस्था देखेंगे तो नीतीश कुमार जी सरकार को नहीं चला रहे हैं, सरकार चला रहा है उनका ऑफिसर जिस तरीके से मर्जी चाहे उस तरीके से जनता को लूट रहा है। उसको पता है कि सरकार बदलने वाली है, बदलाव होगा बिहार में। तो इस बातों को जनता के बीच में पहुंचाया जा चुका है। और जन स्वराज की जहां तक बात करें, जो सीटें दिखा रही है, उन डेटा पर ज्यादा भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि आप अभी और आश्वस्त हैं कि आपके नंबर और ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। इसलिए नदीम जी, संक्षेप में आपसे भी जानूंगा, आपके संगठन की जो मेहनत थी वो इस बार रंग लाती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल रंग ला रही है। और जो जनता पिछले 20 सालों से इस गुंडा राज से त्रस्त हो है, वो हम नहीं, हमारा इंडिया गठबंधन से ज्यादा ये बिहार की जनता चाह रही है कि कैसे ये एनडीए और ये गुंडा राज को बिहार से भगाया जाए और बिहार में एक अच्छी सरकार लाई जाए जो सभी वर्गों के लिए काम करे, सभी लोगों के लिए काम करे और बिहार को एक नई दिशा और दशा दे। इसलिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जब परिणाम आएगा, इंडिया गठबंधन एक मजबूत से बिहार में सरकार बनाएगी और जो जो हमने वादे किए हैं, जो जो हमने चीजें जनता के बीच में ला के रखी है, उन एक एक बिंदुओं को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सरकार जब बनेगी तो हम एक एक इनके द्वारा किए गए घोटालों को उजागर करेंगे। अभी 71,000 करोड़ का जो सीएजी का जो आप रिपोर्ट है आप देखे होंगे, वो कहाँ घोटाला हुआ, इसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, समय क्योंकि थोड़ा सा बिल्कुल कम है। विभय जी, इस बार मेहनत कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी आपके संगठन को अगर आप चाहते हैं कि आपका गठबंधन जीते। छोटा सा उत्तर दीजिएगा। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। ठीक है विपिन जी, अंत में देखिए जिस तरह से सीटों का जो आंकड़ा निकल के सामने आया है वो महागठबंधन के पक्ष में नजर आ रहा है। हालांकि अभी चुनाव दूर है और चुनाव के समय भी इसमें आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में इस बार महागठबंधन ने जो मेहनत की, जो यात्राएं निकाली, जो जनता से संवाद किया, ये उसका परिणाम है? छोटा सा उत्तर। देखिए, सबसे बड़ा परिणाम ये है एंटी इनकम्बेंसी। उनकी मेहनत ज़रूर है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा रोल है। इतने लंबे समय से नीतीश कुमार का राज वहाँ चल रहा है। तमाम जो है अग्निवीर से लेके तमाम आंदोलन वहाँ हुए, बेरोजगारी को लेकर लोग सड़कों पे आए, तमाम सरकारी कर्मचारियों ने वहाँ वो आंदोलन किए। तो कुल मिलाकर वहाँ जनता काफ़ी परेशान है और बुनियादी मुद्दे अचानक सतह पर आ गए हैं। और जाहिर है कि अगर वो सतह पर आएंगे बुनियादी मुद्दे तो एक एंटी इनकम्बेंसी जो है होगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये काफ़ी नज़दीक है ये सर्वे, जो वहाँ की जनता की सोच इस वक्त तक नज़र हमको महसूस हो रहा है कि जो तमाम लोगों से बात करने के बाद। लेकिन अभी कुछ महीने बाकी हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या नई स्ट्रेटजी लाएगी, कौन से नए मुद्दे लाएगी, कौन से ऐसे मुद्दे ले आएगी कि जो अचानक जो है कोई पोलराइजेशन हो जाए, और वो जो है वो देखने वाली बात है। लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है इस गठबंधन के लिए। वहाँ सरकार बचा। अमित जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। अमित जी, जिस तरह से विपिन जी का भी मानना है कि सर्वे बहुत ही क्लोज है, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर चलती है। आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आते इसमें कुछ एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, या जो आपने सर्वे किया है इसी के आसपास चुनाव संपन्न होगा? जी आलोक, हमें लगता है कि इसमें बदलाव थोड़ा बहुत जरूर दिखेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे विधायकों से लोग नाराज है। क्या उन विधायकों का टिकट कटता है? अभी गठबंधन में कौन किस सीट पर लड़ता है ये सब तय करेगा। ये शुरुआती एक संकेत है, इसे पक्का नहीं समझना चाहिए। एक ये संकेत है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है, लेकिन बहुत सारे डिपेंड करेगा कि किसकी घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, किस पे जनता दोबारा घोषणा पत्र के जरिए भरोसा करती है, कौन से विधायकों से नाराज है तो उस विधायकों का क्या टिकट बदल देती है। ये तमाम मुद्दे जो हैं, और अभी जनता के पास बीच में अब जो चुनाव डिक्लेयर हो गया है, तो जब नेता जनता के बीच में जाएगा और जिसको भी टिकट देती है पार्टियां, वो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाती है कि नहीं, ये तमाम चीजों पर डिपेंड करेगा। और हम समझते हैं कि इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बहुत अधिक परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। देखिए, जब हम लोग सर्वे करते हैं तो 5 से 10% वेरिएशन रहता है, और वही 10% वेरिएशन के हम लोग अभी जब चुनाव, अब तो आखिरी हमारा था ये पोल, अभी हम लोग अब चुनाव के बाद समय जब एग्जिट पोल करेंगे तो हम लोग फिर जो है आपके चैनल पे फिर 11 नवंबर की शाम को 7 बजे अपना एग्जिट पोल लेकर के आएंगे, और उस एग्जिट पोल से लगभग तस्वीरें साफ होंगी। आज जो है वो संकेत है केवल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि निश्चित तौर पर इस बार बिहार में मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, हर किसी ने जीत का दावा पेश किया है, जनता ने भी अपना मूड साफ कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में जनता किन समीकरणों के आधार पर अपना मन बदलती है, किन मुद्दों को और ज्यादा हवा मिलती है, कौन से मुद्दे दब जाएंगे, सब कुछ हम आपको सबसे पहले दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं।